as a candidate, as somebody from the college or as a TPO from a college, how do we get this aligned? तो उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज? कौन से मोड़ में हमें टर्न करना है, कौन से मोड़ में हमें सीधे जाना है, कौन से मोड़ में शायद हमको थोड़ा रुक जाना है, ये भी डिसीजन जरूरी होती है। सो सर, एक जॉब और ये करियर के बीच का फर्क मुझे लगता है एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोफेशनल के, जैसे एक सीवी, एक बायोडेटा और एक रेज्यूम के बीच का फर्क आना जरूरी है, तब मुझे पता चलेगा मुझे क्या बनना चाहिए। आई थिंक ये प्लानिंग स्कूल से शुरू होनी चाहिए, कॉलेजेस में तो बाकायदा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब कॉर्पोरेट के लिए आते हैं बच्चे, तब ये कम्प्लीटली वो लोग लॉस होते हैं उस। तरक्की इज वेरी पर्सनल। माई डेफिनेशन, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है अलग होगी। तो वो कहती हैं सक्सेस इज एज पर्सनल एज अ टूथब्रश। सर, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मेरे पास कोई हॉबी नहीं है तो मैं रिज्यूमे में क्या लिखूं? सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, एक्सपेक्टेड सैलरी। सर, क्या लिखूं आप जितना दोगे। टेल मी इंटरव्यू अबाउट में योरसेल्फ। पूछने के लिए? टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट हैव यू टू से अबाउट अपने आप को आज से 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो? मैं सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर सकती हूँ? आपका आपका KRA बोलिए, KPI बोलिए, क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेसमेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेनफुली प्लेस्ड? सर, 100% प्लेसमेंट इज रबिश। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अप टू स्किल्स शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अदिति। A big shout out to Up to Skills for this initiative of getting an alignment between campus and corporate, between companies, careers, and candidates. Today we have with us Mr. Sanjeev Lahiri, with more than 30 years of experience in talent management, talent development, human resources, learning and development, and more. He is recent awardee of the World HR Congress Awards, and he is the CHRO of GRP Limited. ओके, सो संजीव सर, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है, व्हाट आई एम फीलिंग इज लाइक वेस्ट इंडीज के पिच में मैल्कम मार्शल के सामने द फर्स्ट बॉल, क्योंकि वी नो इच अदर आदिति, बट द रुतबा दैट यू हैव इन द TPO or in the campus and corporate field. So I'm really under pressure. 25 years grooming candidates, grooming careers, making them ready is not joke. So indeed a privilege to be talking to you. And Shivam, Up to Skills, thank you so much for this opportunity. Absolutely. Up to Skills is really doing a wonderful job. And it is very, very important that colleges and candidates understand organizations, organizations understand colleges and candidates. And I think that's what we are here for today. Okay. So Sanjeev sir, you have more than, आपको 30 साल का experience है, recruitment, employee cycle management, and so on and so forth. So is there any एक कोई particular चीज है जिससे आप opening करना चाहेंगे? हाँ, 30 साल हो गए, गिने तो नहीं थे, ना ही ये प्लान था। और जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे मालूम नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होता है और HR क्या होता है, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, दैट टू इन द आर्मी। नाउ द ओनली एग्जाम दैट आई रियली, द ओनली एंट्रेंस दैट आई रियली फोकस्ड ऑन, ये होता है ना, वो पूरा दिल जान लगा कि आप किसी एक ही मकसद पे फोकस रखते हो, दैट वाज AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। हाँ जी। अब रिटर्न तो पास कर लिया, लेकिन हाँ। जब जब मेरी 12th की मार्क्स आई तो 2 मार्क्स कम पड़ गए। देन द टू बी क्वालिफाइंग, वो निकल गया हाथ से। सो बट या देन did whatever little bit, I studied zoology. While out there I got to know that चलो ये पर्सनल मैनेजमेंट का भी एक फील्ड आता है, जो मुझे कभी थोड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। Okay. While I was passing out, the job market was absolutely bad. It was really, really bad. Oh, oh, okay. And also was situations in some parts of the country. So my first job, first campus offer, if I may, was for the tea gardens, the personal officer, or junior welfare officer for a particular, a very well known tea company in Assam, and Assam was very volatile those days. So घर से ज़रूरत तो मिली नहीं जाने का. So then did something of my own, did one more management that was into marketing, and very early in life understood that I will be a very, very awful marketer अगर मैं उसी career में गया. Okay. And then wrote some exams, like जो हमारे ज़माने में होती थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके एक पेपर आता था, उसमें एक फॉर्म होती थी, हम गवर्नमेंट को 100 रुपया देते थे हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के तहत, राइट, ऑल दो थिंग्स वी डिड,
गॉट इनटू ओके। द विदेश संचार निगम, into HR, and that's how. उसके बाद karma बनती गई, मैं भी बढ़ता गया, as simple as that. So it was not planned as that way. It was a, yeah, one conscious choice made that I am not going into the field that I was absolutely uncomfortable with, and then got in. Therefore, my only 2 cents, if I have to leave for today's candidate, is I trust your instincts. जो आपके दोस्त कर रहे हैं, या जो जो आपको आपको प्रेशर किया जा रहा है करने के लिए, थोड़ा सा सोच लो। जो आपको अच्छा लगे वही करो। अगर आप काबिल हो तो उसकी कोई कमी नहीं होगी, तो उसकी कोई कमी नहीं होगी, विच एवर फील्ड होगी। बहुत सही और अच्छी बात कही सर आपने। एज समबडी हु इज टेकन केयर ऑफ दिस स्टूडेंट training and development, in fact should I call it employee readiness, okay सर मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत नहीं बोल सकते, मैंने जब शुरू किया था अपना करियर तब वो दिक्कत आती थी, आज आई थिंक हमें उसकी आदत पड़ गई है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, मेरे को ना कॉफी बनाना बहुत पसंद है, बट द पॉइंट इज मेरी कॉफी अच्छी नहीं बनती, मेरी सिर्फ चाय अच्छी बनती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं कॉफी बनाना सीखूं या फिर चाय बनाना ले लूं। आई मीन इसको अगर मैं ट्रांसलेट करती हूँ या तो या आई लव टू डू मार्केटिंग, आई वांट टू डू मार्केटिंग, बट आई एम नॉट अ कट आउट फॉर मार्केटिंग। As a candidate, as somebody from the college or as a TPO from a college, how do we get this aligned? ओके। तो देखो, एक एक होती है ना कि नाउ दिस इज समथिंग, ओके, ये मैंने अफ्रीका में सीखा था। एक कहावत वहां पे बोली जाती थी कि ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इज कि इट टेक्स अ विलेज टू ग्रूम अ चाइल्ड। हाँ, एक एक एग्जैक्टली। एक गांव की जरूरत होती है, क्योंकि एक बच्चा को एक गांव मिलके पालते हैं। अगर रिजनेबल ट्रांसलेशन हुआ इससे तो। सिमिलरली अगर हम कैंडिडेट की बात करें, अगर हम बच्चों की बात करें, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और इट इज, तो फिर वहाँ पे कॉलेज की एक रोल होती है, टीचर्स की एक रोल होती है, काउंसलर्स की रोल होती है, पेरेंट्स की रोल तो बकायदा होती है। हाँ, जी। एज पेरेंट्स हम ये नहीं बोल सकते कि चलो इस कॉलेज में भेज दिया तो बाकी सब कुछ कॉलेज देख लेगा, या वो प्लेसमेंट ऑफिसर की काम है कि मेरे बच्चों को यही सैलरी में इसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करना, होता नहीं है। बट सबसे पहला ये जरूरी है कि एज की आई मीन द टीचिंग कम्युनिटी, जो हमारे टीचर्स हैं, वो ओपनली बात करें कैंडिडेट के साथ कि आपका आपका स्ट्रेंथ किसमें है और आप क्या बनना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर ये करियर प्लानिंग हो जाए शुरू से, बिकॉज हमको ये चीज मानना, ये चीज समझना जरूरी है कि ए, मेरा स्ट्रेंथ किसमें है, नंबर वन, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसमें काबिल हूँ, मेरा काबिलियत किसमें ज्यादा है। एक इज फर्स्ट इज दिस, सेकंड थिंग इज कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंस आज मार्केट में क्या है। अगर हम खुद के बिजनेस करें तो बात अलग है, लेकिन अगर हमको जॉब मार्केट की तरफ जाना है तो हमको ये देखना है कि भाई जॉब मार्केट में जरूरत क्या है, व्हाट आर दो स्किल्स, वो वो क्या स्किल्स लेना चाहते हैं और वहां पे क्या चेंजेस हो रही है। इसीलिए आई मे बी, मतलब मैं शायद थोड़ा आगे की बात अभी बोल रहा हूँ, बट इसीलिए द कॉर्पोरेट और एकेडेमिया का जो रिलेशनशिप है और इनका जो बेसिकली हमको साथ में काम करना पड़ेगा। हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, बट शायद थोड़ा सा और ज्यादा। और बच्चों को ये समझना जरूरी है कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं भी वो कर लूँ। अगर मेरे अगर सही बात। अगर मेरा दोस्त अच्छा कॉफी बनाता है तो जरूरी नहीं कि मैं चाय कॉफी कुछ ना बनाऊं, मैं शायद खिचड़ी बनाऊं, या फिर मैं कुछ बनाऊं ही ना। राइट क्या, राइट। हर सारे स्किल्स की एक जरूरत होती है, सारे स्किल्स के लिए मार्केट है, सारे स्किल्स के लिए अपॉर्चुनिटी आज के तारीख में। जो शायद हम जब बढ़ रहे थे, जब हमारी इनिशियल डेज थी, हम कॉलेज से पास हो रहे थे, शायद वो हम उतना बोल नहीं पाते थे। आज के तारीख में ऑप्शंस एकेडेमिया में बहुत है, और उसके रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत कॉर्पोरेट में भी बहुत है। तो कोई भी काम या कोई भी नॉलेज, कोई भी पढ़ाई छोटी बड़ी है नहीं। जी। काबिल बनो, वो 3 इडियट का डायलॉग था ना, मैं डायलॉग बाजी नहीं करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है वो, बट देन समथिंग वाज दैट कि अगर आप एक्सलेंस के पीछे भागोगे, अगर आप अपनी काबिलियत बनाओगे, हम्म। तो वो रुतबा आपकी आ जाएगी। सर तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए प्रोफेशनल लाइफ में एक विद्यार्थी को जो ट्रांजिट कर रहा है, मतलब एक फेज उसका पढ़ाई का है, उसमें से वो कॉर्पोरेट स्पेस में, जॉब स्पेस में, करियर स्पेस में ट्रांजिट कर रहा है, तो उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज? ये बहुत ही टफ है सवाल। हाँ आई नो टफ सवाल है, पर शायद आई मीन आपका इतना 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने हर एक टाइप के कैंडिडेट को, हर एक टाइप के एबिलिटी को हायर किया है, एंट्री लेवल भी हायर किए, सीनियर पोजीशंस भी हायर किए, लोगों को आते देखा है, जाते। तो हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है? आई मीन आई पर्सनली बिलीव, आई टेल माय स्टूडेंट्स, बॉस अरेंज मैरिज करो,
भी आपको ऑलरेडी पता है आप किस में जा रहे हो, आपको पता है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको पता है कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, और अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो ही उस प्रोफेशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप इन करो। ये एक्चुअली मैं थोड़ा मजाक कर लिया, लेकिन लेकिन ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने सिर्फ लोगों को बढ़ते या गिरते नहीं देखा है, मैंने खुद भी गया है। सारे जो भी लोग प्रोफेशन में होते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी की एक अहम हिस्सा होता है। एब्सोल्युटली। तो और सिर्फ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आई मीन निजी जिंदगी में भी तो होती है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर आपको लव मैरिज की ऑप्शन मिल जाए, आपको वही नौकरी मिल जाए, आपको आपको वही ओपनिंग मिल जाए कि जहाँ पे आप जाना चाहते थे, हम्म। आपको वही रोल मिल जाए जहाँ पे आप जाना चाहते थे। और ये मैं दो वर्ड अलग कर रहा हूँ, एक एक नौकरी, द जॉब, द ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा द रोल। क्या? क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे ऑर्गेनाइजेशन तो मिल गया, लेकिन मुझे वो रोल नहीं मिली। बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है जिंदगी में। सिमिलरली मुझे मुझे वो रोल मिल गया, लेकिन एग्जैक्टली वही ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली। हो सकता है कि वो अच्छा हो आपके लिए। तो इट इज लाइक दिस। तो जैसे मैं खुद भी समझता हूँ कि ये जो डिसीजन है, ये भी एक गैम्बल है। सिमिलरली जी। सिमिलरली गेटिंग इनटू योर जॉब, आपके आपका फर्स्ट जॉब जो होने वाला है, वो भी शायद एक गैम्बल है। आगे क्या होगा फ्यूचर हम किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर हम इन्फॉर्म जाए, अगर हम जैसे 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 आपने बोला दीदी, कि अगर हमको मालूम है कि यही ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ऐसा रोल मिल रहा है, तो हम आज के जमाने में तो रिसर्च कर भी सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें ये रोल कैसा हो सकता है। हम प्रिपेयर्ड होके जाएंगे वहां। और ऐसा नहीं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में शुरू करें और उसी में खत्म करें। अपने कैरियर के स्टेजेस आती है, हर स्टेज में हमको डिसीजन लेना होता है कि इसके बाद हम क्या करें। जरूरी नहीं कि हम एक जगह में घुस गए और वहां से हम चलते गए। चलते हम जरूर जाएंगे, लेकिन किस राह पे चलेंगे वो डिसीजन हमारी है। कौन से मोड़ में हमें टर्न करना है, कौन से मोड़ में हमें सीधे जाना है, कौन से मोड़ में शायद हमको थोड़ा रुक जाना है, ये भी डिसीजन जरूरी होती है क्योंकि। तो एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली तो 100% सच बोला। तो अपने ऊपर यकीन रखो, अपने काबिलियत के ऊपर यकीन रखो। जो भी सिचुएशन आ रहा है आप उसको फेस सही बात है, कहावत इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एब्स, इट्स आल्सो अबाउट एबिलिटीज। करो। या क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए 3 सवाल है जो एक स्टूडेंट हमेशा या तो सोचता है, कुछ लोग पूछ पाते हैं, कुछ नहीं पूछ पाते हैं, और अगर पूछ लिया तो कभी कभार सही जवाब मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है। ओके। सो सर, एक जॉब और ये करियर के बीच का फर्क मुझे लगता है एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोफेशनल के, जैसे एक सीवी, एक बायोडेटा और एक रेज्यूम के बीच का फर्क आना जरूरी है, तब मुझे पता चलेगा मुझे क्या बनना चाहिए। उसी तरह से एक जॉब और एक करियर के बीच सर, एज अ सीनियर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। आज मैं क्या करता हूँ? आज मैं जीआरपी लिमिटेड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दावित्व निभाता हूँ। दैट इज माई जॉब। वो मेरा काम है। मैं जो एकदम सिंपली अगर मैं बताऊं, तो मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं दिन इससे शुरू करता हूँ, इससे खत्म करता हूँ, दूसरा दिन जाता हूँ तो ये मेरा डिलीवरेबल है, जिसके ऊपर मुझे सवाल पूछा जा सकता है, जिसके लिए जिसकी जिम्मेदारी मेरे पे है। वो मेरा काम है, दैट इज माई जॉब। राइट। कैरियर इज, जब मैं शुरू किया था, मैं एचआर में घुस गया था, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी। मार्केटिंग में मैं जाने का मेरे काबिलियत ही नहीं। तो जी। थोड़ा बहुत जो जो पढ़ा था वही नहीं। लेकिन उसके बाद मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, क्या क्या मेरी जर्नी कैसी रही, और मेरा वो मकसद प्रोफेशनल लाइफ में क्या बनना था, हम्म। दैट इज माई कैरियर। कैरियर इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। कैरियर इज अ डेफिनेट, इवन मोर। कैरियर इज अ लाइफ टाइम। जॉब इज, मैं आज क्या कर रहा हूँ, कल शायद मैं कुछ और भी करूँ। लेकिन अगर मेरा वो मकसद ठीक है कि अगर मेरा 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 कैरियर, मेरी जर्नी, मेरी हम्म। प्रोफेशनल लाइफ की जो जर्नी है, ये जर्नी ऐसी होनी चाहिए, दैट इज माई। जी। जब एज अ स्टार्टर शुरुआत करने के टाइम पे हम बेशक बोले मुझे जॉब चाहिए, बट हमारा दूर फोकस और लॉन्ग टर्म फोकस करियर होना चाहिए। और हम जो जॉब्स उठाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज उठाते हैं, जो रोल्स उठाते हैं, वो अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप हमें हमारा करियर प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। मेरा कैरियर करेक्ट। बहुत खराब है, क्योंकि ये मैंने बच्चों को बोलते हुए सुना है। या। मेरे तो कैरियर तो अब तक बन या। नहीं पाई। तो मेरा दूसरा सवाल बच्चे को वही होता है कि ठीक, आप बनने क्या चाहते हो? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जवाब मुझे यही देते हैं, जो काम वो अभी कर रहे हैं। तो आप तो बन गए ना। आई नो। सर, आजकल एक्चुअली इतना सारा एक्सपोजर है यंग जनरेशन को, करंट पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को। कभी कभी मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, कभी कभी वो लगता है मुझे इन्फॉर्मेशन जितनी है उतनी डाइजेशन नहीं होती है।
तो कभी कभी क्या होता है, वी गेट आउट द रॉन्ग और द इनकरेक्ट, जो जो हमें उससे लेना चाहिए वो उसके उसको छोड़ के हम और कुछ ले लेते हैं। ऐसा नहीं इसीलिए कि वो ना गलत है, लेकिन शायद वो उस मोमेंट के लिए नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने आपने बहुत ही सही पॉइंट लाया आदित्य, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे कॉलेजेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा आ जाती है कि कम से कम देखो, कोई अगर इंजीनियरिंग में घुस गए या कोई अगर एमबीए करने के लिए आ गए, मेरे ख्याल हम्म से एटलीस्ट मैंने वो जो प्लान, और सिर्फ नॉट ओनली कॉलेज में, ये मेरे ख्याल से स्कूल हाई स्कूल से होना चाहिए, एक हम्म। समथिंग दैट वी कॉल एज अ कैरियर एक्सप्लोरेशन एंड कैरियर प्लानिंग। राइट क्या राइट। ऑप्शन, जो मेरे स्ट्रेंथ है, जो मेरे लाइकिंग्स है, उसके हिसाब से मैं क्या क्या ऑप्शन हो सकता है मुझे आज के तारीख में। 10 साल बाद क्या होगा ना किसी ने देखा है, ना कोई देखेगा, लेकिन आज आज के इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है हमारे पास, इससे जो मेरे काबिलियत है, जो मुझे अच्छा लगता है करने के लिए, जो मैं करना चाहता हूँ, तो क्या हम्म ऑप्शन हो सकते हैं और उसके तरफ मैं कैसे बढ़ूँ। आई थिंक ये प्लानिंग स्कूल से शुरू होनी चाहिए, कॉलेजेस में तो बाकायदा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब कॉर्पोरेट के लिए आते हैं बच्चे, तब ये कंप्लीटली वो लोग लॉस होते हैं। उस टाइम में कंपैरिजन क्या होता है, पेरेंट्स ने क्या बोला है, दूसरे टीचर्स ने क्या बोले होंगे, या मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। हाँ, बाकी ये उनकी सारी जिंदगी, कैटेगरीज उनकी आनी सोच ही है, वो नहीं आपकी चाहिए। नहीं है, राइट। राइट। एंड बिकॉज इट वो आपकी जर्नी है, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या टीचर्स की जर्नी नहीं है। बिल्कुल। सो टू समराइज दिस सेगमेंट, कि मुझे चाय बनानी चाहिए या कॉफी बनानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव वो मुझे क्या बनाना पसंद है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो आपकी जर्नी है और आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटीज का रास्ता बनाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप जो करना चाहते हो और आप जो अभी हो, उसके बीच एक सफर है जो आपको तय करना है। अब ये सफर तय करते वक्त सबसे पहली चीज आती है कि आपको एक कंपनी में अपॉर्चुनिटी कैसे मिले। तो इसमें दो सेगमेंट है मेरे हिसाब से। एक तो ये है कि किसी कंपनी में इंटरव्यू में जाने के लिए सबसे पहले मुझे मेरा सीवी, रेज्यूमे देना पड़ता है। तो आप उस पर थोड़ा सा अपना इंसाइट बताएंगे कि एक एक सीवी में क्या क्या होना चाहिए, एक बायोडाटा में या फिर एक रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं मार्केटिंग जैसे रोल में जा रहा हूँ, अगर मैं एचआर जैसे रोल में जा रहा हूँ, फाइनेंस, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी रोल में जा रहा ओके, देखो मैं उससे भी एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कैंडिडेट को मालूम है कि किस फील्ड में जाना है। हूँ। जी। ठीक है, तो जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के लिए कुछ चीजें जो बिल्कुल बेसिक होंगी। जैसे हम्म कि अगर अगर मुझे मार्केटिंग, अगर मुझे सेल्स मार्केटिंग में जाना है, से हम्म। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लिया, बट ठीक है, लेट मी बिल्ड ऑन दिस। कि ओके। जब अगर मुझे सेल्स मार्केटिंग में जाना है, तो हम्म मुझे शायद मार्केट फोरकास्टिंग आना चाहिए, मुझे हम्म सेल्स रिपोर्ट्स आना चाहिए, मुझे सेल्स आना चाहिए, सेल्स एनालिसिस थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, तो क्या हम्म। मुझे सेल्स और मार्केटिंग के बीच का फर्क जानना पता चाहिए, होना चाहिए। वो पता होना चाहिए। हाँ। सेल्स एंड मार्केटिंग का जो मेन एसेंसी शुरू ही होती है वहां से। ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि आप सेल्स मार्केटिंग में जाओ और आपके और टारगेट करके एमएससी ना रहे, होगा ही नहीं। लेकिन ओके। अगर आप, तो ये सारे बहुत बेसिक। सेकंड इज जो, और हम अप्लाई करते हैं एक जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आप जॉब डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो उसको। जब कंपनियां कॉलेजेस में आती हैं, कैंपसेस में, तो भी हम बोलते हैं कि हमें इस तरह की चाहिए, है ना, ये जी हमारी रिक्वायरमेंट है। जी और हमारे जॉब में ये चीजें हो सकती है जो हमारे लिए अहमियत रखती जी। है, वो पढ़ो। क्योंकि अगर आपका सीवी, रेज्यूमे, बायोडाटा, कुछ भी नाम बताओ आज के पहले, जस्ट टू मेक इट सिंपल, या। जब मैं रिक्रूटमेंट के लिए जाता हूँ, जब आपका पेपर मेरे सामने आता है, जब आपकी प्रोफाइल मेरे सामने आता है, मेरा सबसे पहले मेरा आंख उसी में घूमता है कि जो मुझे चाहिए वो आप में है कि नहीं, और वो आपको। सर आप क्या, से फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एमबीए एचआर हूँ या मैं ग्रेजुएट हूँ या फिर मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैंने आपकी कंपनी में एक एचआर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है या फिर एक एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है। तो आप मेरे रेज्यूमे में क्या ढूंढोगे सर? मैं दो चीज ढूंढूंगा, एक तो आपके इंटरेस्ट क्या है, हाँ। तो दूसरा कि अगर आप एचआर में आना चाहते हो, तो आप अब तक एचआर में क्या क्या किए हो। ओके। अभी आप फ्रेशर हो, आप अंडर हो, हाँ। ठीक है, या फिर इवन 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 इफ आप पोस्ट ग्रेड हो, तो आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, यू स्टिल हम्म स्टूडेंट, राइट। तो हम्म कम से कम आपने इंटर्नशिप क्या किए हैं। अगर आप हम्म एचआर में आना चाहते हो, लेकिन आपके इंटर्नशिप मुझे दिखा रहे कि आप शायद मार्केटिंग कर रहे हो या फाइनेंस कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो मेरे में सवाल वही आएगा कि आप एचआर में क्यों आना चाहते हो, आपकी सीवी तो वो बता नहीं रही, हम्म। राइट। गॉट इट। दूसरा दूसरा और अगर आपने मेरा जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अप्लाई किए हैं, आई हम्म मीन किए हो, और मेरे जॉब जो और मेरे शायद रिक्वायरमेंट थी जिनको एनालिसिस आना चाहिए, उनको शायद एक्सेल में थोड़ा ज्यादा काबिल होने चाहिए, उनके प्रेजेंटेशन आने चाहिए, उनको लेबल हम्म लॉज आने चाहिए,
अगर आपके राइट। सीवीज में वो चीज नहीं है तो आपके शॉर्टलिस्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता नहीं है। है। इसका इसीलिए इसीलिए हाँ। इसीलिए द ट्रिक इज कि हाँ। आप जो भी पेपर बनाओ आप उसको सीवी कहो। फर्क है, सीवी रिज्यूमे बायोडाटा ये सारे अलग चीजें होती है, मैं आता हूँ उसमें। बट हाँ। आप जो भी आपका एप्लीकेशन बनाओ उसके साथ आप जो भी अपना प्रोफाइल करोगे, भेजोगे, वो वो प्रोफाइल आप जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे हम्म। बहुत नजदीक होनी चाहिए, उससे बराबर होनी हम्म। चाहिए। क्योंकि एक रिक्रूटर के लिए सबसे पहला कैंडिडेट का पहचान उनका वो पेपर है। अभी मैं आता हूँ, सीवी क्या है, रिज्यूमे क्या है, जी। बायोडेटा ब- बहुत पुराना टर्म है, ब्रिटिशर्स की टर्म है, जहाँ पे हम और बायोडाटा जो टर्म है ये आर्मी से आ रहा है, जी। राइट। तो बेसिकली उसमें हम बोलते हैं इट इज अ इट इज बायोडेटा का फुल फॉर्म इज बायोग्राफिकल डेटा, बायोलॉजिकल डेटा बोल सकते हो। मैं कितना ऊंचा हूँ, मेरी छाती कितनी चौड़ी है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, मेरी वजन कितनी है वगैरह। तो राइट। बायोडाटा टर्म आज के जमाने में प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज नहीं होता। हम्म। अभी फर्क रहा सीवी करिकुलम विषय, जनरली एक थोड़ा सा लंबा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया जाता है कि मेरी मेरी पढ़ाई क्या है, मैं क्या पढ़ा हूँ, मेरी एक्सपीरियंस एक्सपोजर क्या है, मैंने क्या क्या हम्म। प्रोजेक्ट किया है, मैंने आई मीन क्या क्या इंटर्नशिप किए हैं, हम्म। मैंने क्या क्या सर्टिफिकेशन किए हैं, एंड सो ऑन एंड सो। हम्म। हम्म। रेज्यूमे, फ्रेंच वर्ड, इन शॉर्ट, आप या। सीवी में जो लिख रहे हो उसी का एब्सोल्यूट बुलेट पॉइंट वाला जो चीज होती है एक पन्ने में जनरली, हम्म। उसी को हम कहते हैं रेज्यूमे। अभी आप परफेक्ट। अभी आप जॉब के लिए, आपका एप्लीकेशन के लिए आप क्या सबमिट कर रहे हो वो आपके ऊपर है। लेकिन हम्म। दो चीज याद रखना। एक, उस जॉब की जो जरूरत, आप जो भी पेपर सबमिट करो, उस जॉब की जो जरूरत है वो आपके पेपर में होने चाहिए, शॉर्टलिस्ट होने के, सीवी शॉर्टलिस्ट होने के लिए सबसे पहले। अगर आपका पेपर ही शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो आप तो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचोगे, या नेक्स्ट स्टेज तक तो आप करेक्ट। जाओगे ही नहीं। वन करेक्ट। सेकंड, कि अगर आप सीवी सबमिट कर रहे हो हम्म। या फिर आप रेज्यूमे सबमिट कर रहे हो, आप उसमें ये बताओ कि आपको ये जॉब के लिए क्यों चुना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके हम्म। मकसद क्या है इस जॉब पे अप्लाई करने के। हम्म। इसीलिए मेरा छोटा सा टिप सबके लिए है, टू ऑल जॉब सीकर्स, इवन इवन इफ दे आर प्रोफेशनल्स, अगर वो आप मिड करियर प्रोफेशनल भी हो, और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप फ्रेशर हो, आप अभी जॉब मार्केट में आना चाहते हो, एक सीवी से मेरा काम चल जाएगा और उसी को मैं कॉपी करके सारे जगह चेपता रहा हूँ, उसे नहीं होने वाला है भाई। दैट इज फर्स्ट थिंग। करेक्ट। करेक्ट। योर सीवी शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, नंबर वन। हम्म। सेकंड इज कि आज मोस्टली आज की तारीख में जहाँ पे ऐसे बल्क रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ पे ऐसे आई मीन कैंपस प्लेसमेंट, या फिर ये ज्यादा लोग एक साथ हम रिक्रूटमेंट करते हैं, ज्यादा पोजीशन तो हम एक साथ में रिक्रूटमेंट करते हैं, जनरली हम कोई सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं उस सीवी को छांटने के लिए, चुनने के लिए, छांटना अच्छी बात नहीं है, जी। जी। चुनने के लिए। वेरी लेकिन इंपॉर्टेंट। और वो ये मशीन है ना, मशीन को सिर्फ कीवर्ड समझता है। अगर मेरा सीवी में ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, एचआर नहीं है, और अगर मान लो मेरा पोजीशन है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स टर्म नहीं है, एक्सेल टर्म्स नहीं है, तो मेरी वो सीवी नहीं मशीन चुनी जाएगी। मशीन को समझेगा नहीं कि आप कैंडिडेट हो। तो फोकस ऑन द कीवर्ड, और हर जॉब के लिए स्पेसिफिक कुछ कीवर्ड रिक्वायरमेंट होती है। हम्म। सही बात। तो आई थिंक एंड दिस इज मे बी आई एम पुटिंग इट बैक टू द एकेडेमिया प्रोबेबली, कि यहाँ पे द प्लेसमेंट टीम्स, द कॉलेजेस, द प्रोफेसर्स मे हैव अ लिटिल रोल टू प्ले, कि कैसे कैसे ये है, ये आप बच्चों को आप सिखाओ कि अगर आप ये पढ़ने आए, अगर आप मान लो आईटी पढ़ने आए हो और आपका फर्स्ट लेवल ऑफ जॉब जैसे होना हो रहा है, तो आपका सीरीज में दीज आर द कीवर्ड। या। बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को जब ट्रेन करती हूँ, इनफैक्ट मैं प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करती हूँ इन चीज़ों पर, तो उनको एटीएस कंपैटिबिलिटी के बारे में हम हमेशा बताते हैं। बिकॉज वट एवर आई अंडरस्टूड, जो आपने कहा वो तो एकदम सच है, और उसके अलावा एटीएस वो मशीन, जो सॉफ्टवेयर आप बात कर रहे हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो इमेजेस, कलर्स, वो सब नहीं पहचानता। वो स्पेसिफिक फॉन्ट्स पहचानता है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स पहचानता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई हैव वर्कड विद 2-3 कॉलेजेस सो फार, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे आप जैसे सीनियर प्रोफेशनल से मिलती है, तो मैं मैनेज कर पाती हूँ कि स्टूडेंट्स को बताना, प्री रिक्विजिट्स बताना, या फिर क्या उनकी लाइफ में आगे आने वाला है, इंटरव्यू में क्या होने वाला है, एक्सेट्रा, उनको बताना। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको ये एक्सपोजर टीपीओस को ही नहीं है सर, आज की तारीख में। मैं मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू आई है, उसको एटीएस ही पता नहीं है, लेकिन वो टीपीओ है। हालांकि 6-7 साल का एक्सपीरियंस है उसका रिक्रूटमेंट में, फिर भी उसको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल।
तो व्हाट शुड ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स को, सर हम किसी और को कुछ सिखाने से पहले अपने आप को सिखाते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं सिखाएंगे तो किसी और को, स्टूडेंट्स को या किसी को सिखाना बहुत डिफिकल्ट है। तो सर एनी 2-3 थिंग्स दैट यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीपीओज ने ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज मैं ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करूँ उससे पहले मुझे वो इनिशिएटिव लेना होगा, तब जाके मेरी कॉलेज, वो बोलते हैं ना, एन एजुकेटेड मदर एजुकेट्स द फैमिली। अगर टीपीओ ही अवेयर नहीं होगी तो वो क्या ही बच्चों को बोलेगी, क्या ही अपने सीनियर्स को बोलेगी, और क्या ही कंपनीज को बोलेगी। सो योर टॉप 3 मैसेजेस फॉर द टीपीओज के उन्हें अपने आप को डेवलप कैसे करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा, व्हाट यू से, ब्रिज द गैप बिटवीन, और अलाइन द रूट बिटवीन स्टूडेंट्स, कॉलेजेस एंड। रियल बाउंसर, बिकॉज अभी अगर मैं कुछ बोलने जाऊँ तो मैं रिटायर्ड हार्ड होने के बहुत चांस नहीं सर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है। बिकॉज हमें अप टू स्किल्स ने ये चांस दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के, स्पेशली कॉलेजेस से, विद्यार्थियों से, कंपनीज तक पहुंच के, उनसे बात करके, उनकी बातें समझ के अपने आने वाली पीढ़ी की लाइफ थोड़ी सी आसान कर दे। देखो, ये मैं ये मैं सिर्फ सीपीओ को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पूरे एकेडमिया को बोल रहा हाँ जी, हूँ। कहिए। और इन पर्टिकुलर हम हमारे देश में बात करें तो मैं हमारे देश के एकेडमिया को ही ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एकेडमिया को सारी चीजें मालूम है। एकेडमिया को एकेडमिक से मालूम होंगी, बिल्कुल मालूम होंगी, जो कॉर्पोरेट में हमको उतना मालूम है, बिल्कुल। 100%। लेकिन लेकिन कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है, ये अब सिर्फ कॉर्पोरेट्स को पता है। ये कॉर्पोरेट को पता है। जी। और 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 मैं बहुत बार ये सुनता हूँ कि नहीं, हम तो इंटर्नशिप में भेजते हैं बच्चे को। आप 60 दिन, उसमें भी वीकली ऑफ या हॉलीडेज, बच्चे को आप भेज रहे हो वहां पे, ठीक है। इंटर्नशिप बच्चे बच्चे की जिंदगी में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, बिल्कुल। बट हम्म। उनमें तो ये मेच्योरिटी है नहीं, ये जानने के लिए कि मैं अगर यहाँ पे दोबारा एज एप्लीकेंट बन के आऊँ तो हम्म। मुझे क्या मिल, तो मुझे कैसे पेश आना है। हम्म। और बाकायदा आपने ऐसा कहा कि ये पूरे एकेडमिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरी पूरी कॉलेज की जिम्मेदारी है, ये मैं समझ। हम्म। नया रिक्रूटमेंट कैसे होती है, अगर प्लेसमेंट टीम को ये नहीं मालूम तो थोड़ा टाइट है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं कोई भी कॉलेजेस को या फिर कोई टीपीओ को अगर मैं ये बताऊं, देखो मेरे पहचान में एक ऐसा है, यहाँ हम्म। पे जहाँ पे ऐसा ओपनिंग है, तो अगर आपके पास कोई ऐसे बच्चे हैं इसी फील्ड के, तो आप चले जाए की बात करते हैं। तो अगर मान लो मेरी मेरी कोई पहचान की ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई मेरी मेरी सर्कल में अगर कोई पूछे कि अगर अगर कोई इंटर्न ऐसा है तो आप भेज सकते हो। मैं अगर कोई टीपीओ को वो पूछूं कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई है जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं बच्चे, आप उनके जो सीवीज आप मुझे भेज दो, बस। क्या सवाल आता है मेरे पास, नहीं आप जेडी भेजो, आप उस कंपनी का पूरा डिटेल्स दो। क्वेश्चन जायज जायज है। हम्म। और सबसे बड़ी बात, स्टाइपेंड कितना देंगे, इससे नीचे हमारे स्टाइपेंड का रेंज ऐसा है। मैं वहां पे थोड़ा रुक जाता हूँ। एक तो ये जो हो रहा है ये रिलेशनशिप पे हो रहा है। जी। दूसरा, अगर आप टाइप इंटर्नशिप के पहले ही अगर आप, अच्छा, अगर आप इंटर्नशिप ला पाते तो आपके बच्चे आज ढूंढ नहीं रहते होते। जी। एंड थर्ड, अगर आप बोल रहे हो कि आई मीन बात जब शुरू हो रही है तभी आप बोल रहे हो कि हमारा स्टाइपेंड का रेंज या हमारा इनिशियल ऑफर्स का रेंज ऐसा हो रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो, अगर मैं उतना ना दूं तो मैं आपके कॉलेज में जाऊं ना, आपके बच्चे बैठे रहेंगे। हाँ, बिकॉज बहुत बड़ी लाइन लगी है। यस, इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेलिवेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको एटीएस मालूम होना चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज दुनिया एटीएस से भी आगे चली गई। और या फिर एटीएस भी आज इतना डेवलप्ड है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिसिस। हम्म। ऑर्गेनाइजेशन को ये भी मालूम, ये भी कितना सही है कितना गलत वो बात अलग है, बट ये प्रैक्टिस में है कि अगर मैं एक प्रोडिक्टिव एनालिसिस लगाऊं किसी का सीवी के ऊपर कि हम्म। कोई बच्चे का प्रोफाइल के ऊपर, तो वो मेरा फर्स्ट जॉब के लिए भी कितना फिट है, और उसकी लॉन्जिविटी, उसकी उसकी टेन्योर मेरे कंपनी में कितनी हो सकती है, हम्म। वो मुझे मशीन बता रही है। वंस अगेन, एथिकल है अनएथिकल है, क्या ये करना सही है गलत है, इसके ऊपर और एक दिन की अपनी अपनी आई गुफ्तगू नो। चलती रहेगी, लेकिन सच्ची। ये हकीकत है। हम्म। और इवन आप एटीएस छोड़ो, अगर एज एन इंडिविजुअली मेरे पास सीवी आता है, हम्म। और अगर मैं उसमें देखूं कि मुझे एनालिसिस चाहिए और बच्चे ने एनालिसिस की नहीं, मैं क्या उस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करूंगा? चांस बहुत कम होता है। रिलेशनशिप में कभी कभी हो जाती है, बट चांस बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा काबिल नहीं है, शायद बच्चा ने लिखा नहीं सीवी में, या फिर कहीं और का सीवी दे दिया मुझे, कहीं और का मतलब किसी और पोजीशन का सीवी के ऊपर उसने अप्लाई कर लिया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर उसको मालूम ही नहीं है तो उसका सीवी मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। करेक्ट। लेकिन सर यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी कहा, ठीक है, मैंने मेरे सामने मैंने देखा है, मेरी एक टीम मेंबर,
उसकी गलती नहीं थी, पॉइंट इज उसको एक्सपोजर नहीं था, जहां उसने पहले काम किया था उसको ये छोटी छोटी चीजें बताई नहीं, या उसने जानी नहीं, समझी नहीं। अगर एक एचआर टीम कॉल करती है, वो बोलती है कि हमें मार्केटिंग के लोग चाहिए, ओके, मैं XYZ कंपनी से हूँ, तो अगर वो टीपीओ इसी प्रोफेशन में, उसके अपने प्रोफेशन में है, तो जितना मैं जरूरी समझती हूँ कि उस टीपीओ को मार्केटिंग का बेसिक पता होना चाहिए, ओके, फॉर और हर टू। तो और अगर पता ना भी हो, पूछ तो पता लेना लगाओ। चाहिए। हाँ, पूछ लेना चाहिए। राइट। और दूसरा बात, उसको उस कंपनी के ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ओके, बट ये बहुत मिसिंग है। एंड कैसा है ना सर, अगर एक पर्टिकुलर, अगर मेरे पास कुछ नहीं है या मेरा कुछ कम है, तो वो मुझे एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अनलेस आई डोंट एक्सेप्ट समथिंग आई विल नॉट ग्रो। तो ये बहुत सही एक बात है। मैंने मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे टीपीओज में, ये परेशानी देखी है मैंने। एंड ये परेशानी फिर बच्चों में कॉम्प्रिहेंड हो जाती है, एंड वो इंटेंशनल नहीं होता। कोई टीपीओ ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे कंफ्यूज अपियर हो, कोई नहीं चाहती ऐसे, बट वो अपेरेंटली हो जाती है, बिकॉज वो उसको खुद नहीं पता। नो, ये ना रीति, ये मैं और ज्यादा कैंडिडेट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दूंगा। सीपीओ का, करेक्ट, करेक्ट। सीपीओ देखो, एंड ऑफ द डे जिंदगी किसकी है? हमारी है। हाँ, अगर मैं कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो उस इंटरव्यू का प्रिपरेशन मुझे भली भांति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एकदम पूरा रट के गया कोई सवाल, नो। हम्म, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, कंपनी क्या करती है, वो जानना बहुत जरूरी है। मेरा जॉब रोल क्या है वो जानना। और आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आज के बच्चे हमसे कहीं गुना काबिल है ये सोशल मीडिया और ये इन्फॉर्मेशन निकालने में। 100%, बट 100%। उतना स्टेप खुद के लिए लेना चाहिए। तो अभी अभी यह है कि जब मैं इन माई प्रोफेशनल वर्ल्ड, इन माई प्रोफेशनल लाइफ, जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया या फिर मुझे जॉब मिल गई, ये मेरा फर्स्ट जॉब है, हम्म, वहां पे खुद को एस्टेब्लिश करना कि हम्म, क्या, वो तो मेरे हाथ में है। जी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, जब मेरे फर्स्ट जॉब में, एक तो चलो घर जैसा माहौल मिलेगा नहीं कभी, ये हकीकत है। हम्म, और वहां पे सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग आए होंगे। हम्म, तो एक ओवरऑल कंपटीशन, नॉट कंपटीशन, एक ओवरऑल क्या बताऊँ मैं, कंपैरिजन हो ही जाता है। हम्म, मैं क्लास में फर्स्ट आता था, हम्म, जरूरी नहीं है कि मैं मेरा जॉब में भी हमेशा मुझे अवार्ड मिलता है, नो। जी, मैं स्कूल में फर्स्ट आता था, लेकिन मैं कॉलेज में मेरे ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं गए टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये 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 पिच थोड़ा अलग है। मैं स्पिन अच्छा हम्म, खेलता हूँ, हम्म, लेकिन ये ट्रैक तो अभी ग्रासी है ना, इस ट्रैक में तो बाउंस हो रहा है। जी, तो वो बाउंस को भी खेलने का काबिलियत मुझे खुद में नहीं। जी, ये जो अपने इंडिया टीम की हाल होती थी पहले, जब हम बाहर जाते थे और पूरा हार हाँ, के आते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एग्जैक्टली जिंदगी भी ऐसी है। मेरा करेक्ट, स्कूल एकदम। बहुत अच्छा था, मैं स्कूल में हमेशा टॉप आता था, लेकिन कॉलेज में आया तो कुछ और, मैं मुझे वो भी पहला कुछ सेमेस्टर में उतने अच्छे ग्रेड नहीं आए, तो मैं कुछ और सोचने लगा। बिल्कुल, जिंदगी बहुत अनमोल है भाई, और ये आपके हाथ करेक्ट, में है। करेक्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा नया नया ट्रिक्स आप सीख लो। सिमिलरली, अगर आप जॉब में जा रहे हो हम्म, और आपको कुछ चीज आ नहीं रही, हम्म, देखो एक्सपेक्टेशन तो बहुत होती है ना, जब हम रिक्रूट करते हैं, जब हम आई मीन कोई कोई भी नए पोजीशन के लिए हायरिंग करते हैं, तो हम्म, कॉर्पोरेट में एक होता है ना कि आई मीन हिट द ग्राउंड रनिंग, कि हाँ, आज एकदम आप आते ही आप एकदम हाई परफॉर्मर हो जाओगे। वो भी नहीं है, वो हमारी भी गलती है। लेकिन अगर आपको कुछ से समझ में नहीं आ रहा है, आप बात करो, आप पूछो। अगर आपको हेल्प चाहिए कुछ चीज जानने के लिए, वो आप मांगो। उसमें कोई कोई शर्म की कोई बात नहीं। एंड ऑफ द डे काबिल आपको बनना है। एंड ऑफ द डे जो प्रूव करोगे अपनी काबिलियत, वो आपको करनी है, आपकी दोस्त नहीं करने वाला। और अगर आपका दोस्त प्रूव कर दिया तो वो काबिलियत उनकी होगी, आपकी नहीं। सर मेरा ऐसा मानना है कि मैं IIM से पढ़ूं, या फिर कोई 2 टायर से पढूं, या 3 टायर से पढूं, ठीक है, ये जो हिट द ग्राउंड रनिंग वाला कंसेप्ट है, जो बहुत कॉर्पोरेट्स में है भी, और बहुत कॉर्पोरेट्स में थोड़ा मॉडरेट लेवल पे है, ये एक्चुअली कोई भी डिग्री मेरे को सिर्फ गेट पास देती है, प्रॉब्ली मेरे सीवी को थोड़ा सा गेट पास देती है, बट उसके बियॉन्ड इट इज व्हाट आई डू, व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, एंड नॉट व्हाट एग्जैक्ट, माय पेपर ब्रिंग्स टू द टेबल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इधर मैं कंट्रोवर्शियल बात बोलना जा रहा हूँ, इसलिए कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत एट टाइम्स रिक्रूटर्स में भी ये बात हो जाती है। IIT, IIM, हम्म, with all due respect to those institutes, they are, ये ये दुनिया के सबसे आई मीन अव्वल नंबर पे आते हैं दीज इंस्टीट्यूट, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, नो करेक्ट, क्वेश्चन। जिन लोगों ने कैच, या जिन लोगों ने वो IIT JEE पास करके गए हैं, बिल्कुल काबिल बंदे हैं। लेकिन मेरा सवाल करेक्ट। एक है, आपने वो एग्जाम पास कर लिया,
उस काबिलियत से आपने सैकड़ों हजारों को लाखों को अपने पीछे रखा, उस एग्जाम में आपने आप अंदर आ गए, आप आईआईटी से डिग्री ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एज यू राइटली सेड, ये आपका गेट पास बना, शायद आपको बालकनी की सीट मिल गई। जो आप ही के दोस्त सेम स्कूल में, शायद उनका ग्रेड आपसे अच्छा होता था, वो शायद आईआईटी में नहीं जा पाए, उनको 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 शायद वो बालकनी नहीं मिलेगी, सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, और ये होता है, हकीकत है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद जब भी आपको मिल जाती है वो पोडियम, पोडियम में प्रूव करने का जिम्मेदारी आप पे है। आपका सर्टिफिकेट इज नॉट रेलिवेंट एनी मोर। आगे आगे करेक्ट। आगे कुछ साल तक शायद ही आपके साथ देगी, लेकिन आप अगर खुद को प्रूव नहीं कर पाए अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो फिर वो पीस ऑफ पेपर तो फिर वो शायद हेल्प नहीं करे। शायद आपकी तीसरी जॉब में भी तो आ जाए, अच्छा ये आईआईटी का, ये आईआईएम पास आउट है, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्ड एक्चुअली, इत्तेफाक से आज की तारीख में भी होता है कि बचा वो, एंड आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, बट अभी भी इवन फॉर फॉर मिड मैनेजमेंट पोजीशंस या अपना सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में भी मैं देखता हूँ कभी कभी, फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, ओके। बट अगर मान लो किसी के पास 15 20 25 साल की एक्सपीरियंस, तजुर्बा है उनके पास, और अकॉम्प्लिशमेंट ऑलरेडी है ऑन द प्रोफेशनल फील्ड, आई थिंक द डिग्री इज गुड टू हैव, द पेपर इज डेफिनेटली गुड टू हैव। इट विल डेकोरेट द वॉल मच मोर देन व्हाट एक्चुअली इट विल ब्रिंग टू द ग्राउंड। एब्सोल्युटली। और लाइफ का अपॉर्चुनिटी हर दिन आता है। तो तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि अगर मुझे एफएमसी नहीं मिला, डॉक्टर बनने की ख्वाब मेरी ख्वाब ही रह गई, बट क्या जिंदगी खत्म हो गई है? नहीं, कम से कम आप लोगों से बात तो कर रहा हूँ। करेक्ट। एब्सोल्युटली 100%। सर अभी थोड़ा सा हम अपना दायरा टिल्ट करते हैं। अभी तक जी। हमने बात की, अपने सुनने वाले को बताया कि पहले पहले उसमें कि चाय बनानी, कॉफी बनानी, किसकी काबिलियत है, कहाँ जाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद और कंपनी में पहुंचने तक आपका रेज्यूमे, आपकी चॉइसेस, आपकी प्रिपरेशन, उसमें बच्चों का अपना रोल, उनके माँ बाप का रोल, उनके टीपीओस का रोल और उनके कॉलेज का रोल, हमने ये सारी चीजें कवर की। अब आते हैं, मेरे को इंटरव्यू का कॉल आ गया है, जी। अब मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? सब सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार होने चाहिए कि मुझे कॉल आया। 100%। ग्रेटिट्यूड हेल्प नीड्स, क्योंकि आपको एब्सोल्युटली। आपको कॉल आया है, शायद सैकड़ों आपको कॉल नहीं आया। हाँ, उसके बाद दोबारा आप देखो कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, दोबारा देखो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा रिसर्च करो, अगर किसी को पूछना है तो पूछो। और वंस अगेन, सोशल मीडिया में सबसे आज बहुत कुछ चीजें ओपन है, खुला किताब है ये। आपके 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 रिलेशनशिप बनाओ, आपके देखो आपके चैनल में कोई ना कोई जरूर मिल सकते हैं जो वहां पे शायद काम कर रहे हो, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कर लो। जिस जैसे आपने बताया ना कि मैं सब कुछ तो कर लिया, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा मेरा जॉब लोकेशन, वो आई मीन कंपनी का हेड ऑफिस तो मेरे घर से नजदीक है, लेकिन मेरा जो जॉब लोकेशन है वो दूसरे सिटी में है। ये रिसर्च करेक्ट। पहले कर लो। जो जॉब है, उस जॉब के लिए क्या सवाल आ सकता है, ये ट्रिक है एक। अपना अपना को पायलट या जीपीटी साहब हमको बता देते हैं कि ऐसा पूछा जा सकता है। हाँ। हाँ, हमारे हमारे सवाल अच्छे सही होने चाहिए, आई मीन द प्रॉम्प्ट शुड बी करेक्ट और क्लोज बाय टू गेट अ आई मीन बेटर मैच ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम एआई। एआई का यूज कर लो, कुछ ऐसे सवाल देख लो क्या है उसमें 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 से। अगर आप ये निकाल सकते हो कि आप जिस डिपार्टमेंट के लिए हो, या फिर जो स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए हो, उस जॉब रोल उसी में कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, और उसमें अगर कंपनी के चैलेंजेस आपको मालूम पड़ता है, थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, ये सब मालूम पड़ सकता है, आप गेस कर सकते हो। तो जनरली आप ये उम्मीद कर सकते हो कि सवाल मोस्टली मोस्टली उसी लाइन से ही जा सकते हैं। और एक चीज है, आपने सीवी को पढ़ो दोबारा, अगर खुद ने नहीं लिखा है तो प्लीज खुद लिखो। सर एक सवाल बिफोर यू जी। कंटिन्यू। मेरी जिंदगी में, मेरी सीवी की जिंदगी में चैट जीपीटी का कितना रोल होना चाहिए और कितना नहीं? अगर मैं चाय बनाऊं, अगर मैं चाय, कोई कोई घर में आया और मैं चाय परोस रहा हूँ, ठीक है, तो कम से कम दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन से चलो। मैं खुद चाय बनाऊं, मेरे घर के किसी और से बनाओ, या अपना जोमेटो स्विगी कर लो। पर उसी के पास आजकल शायद हम सिटीज में थोड़ा कम ही जाते हाँ जी। हैं, है ना। जो मुझसे मिलने आए वो शायद चाय में शक्कर नहीं लेते। ये ये चीज शायद मैंने स्विगी स्विगी जोमेटो वालों को नहीं बताया। तो अगर मैं उनसे वहां से चाय लाया,
तो परोसने के पहले एक बार टेस्ट तो कर लूंगा ना। करेक्ट। अगर मेरे घर में कोई बना रहे हैं तो उनको उनको शायद मैं बोल भी दूं, और अगर हमने नहीं बोला लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन मालूम है, तभी तो थोड़ा एक बार टेस्ट तो कर लूं। हम्म। मेरे एब्सोल्युटली। तो एआई चैट जीपीटी हमको फ्रेमवर्क दे सकता है, अगर कंटेंट नहीं। कंटेंट नहीं। अब एग्जैक्टली। मेरी जिंदगी की कहानी उस मशीन को कैसे मालूम? एक प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरे रोल ने उस प्रोजेक्ट में क्या रंग लाई, ये उस मशीन को क्या मालूम? या मेरे कोई भी मैं वंस अगेन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल सीवी राइटर्स, ये लोग सीरियसली, ये लोग सीवी का आई मीन दे रियली डू अ गुड जॉब, दे डू अ वेरी आई मीन ये किसी और की जिंदगी लिखना आसान नहीं है। एब्सोल्युटली। तो दे रियली डू अ वेरी वेरी डिटेल जॉब इन डूइंग, बट जिंदगी मेरी है। तो जो कहानी सामने मैं बैठ लिखूंगा। जो जो सामने बैठे हैं वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा मुझे कर रहे हैं, किसी और का लिखा हुआ किताब से मुझे ऐसे तो कैसे करें? करेक्ट। और आई अगर होप जो हमें सुन रहे हैं वही बात सुन रहे हैं। चैट जीपीटी हमारी लाइफ में है, एआई हमारी लाइफ में है, और वो रहेगी, और हम उसे अच्छे तरीके से और सही तरीके से यूज करें। जैसे संजीव सर ने कहा, फ्रेमवर्क के लिए यूज करना ठीक है, लेकिन कंटेंट पे रिलाई करना, हमारी कहानी कोई और मशीन या कोई और टूल या कोई इंसान ना लिखे वही बेटर है, बिकॉज हमारी कहानी हमसे अच्छी कोई नहीं जाता। और सच बोलो, हाँ, सही बोलो, वही बात। सही बोलो। मैं उस प्रोजेक्ट में था, उस प्रोजेक्ट में और कितने बच्चे थे, कितने लोग थे उस प्रोजेक्ट में? नहीं, और 10 लोग थे। आपने क्या किया? नहीं, मैंने एबीसीडी किया। उसकी अहमियत क्या हुआ? नहीं। आपको क्या तकलीफ हुई करने के लिए? साइलेंस। करेक्ट। उसके मतलब आप वहां पे अटेंडेंस थे, आप वहां पे प्रेजेंट थे। आपकी बात सुन के मुझे एक इंसिडेंट याद आया। एक हमारे लोकेलिटी में, मतलब बांद्रा में, देयर इज वन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो मीडिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थी। उसके ओपनिंग में मुझे बुलाया गया था। वहाँ पर नसरुद्दीन शाह नसीर जी थे, एंड वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे। आजकल की एजुकेशन सिस्टम से मुझे बहुत परेशानी है। मैं अपने पीआर के लिए एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा था, फ्रेशर का। क्वेश्चन वन, आंसर वन, क्वेश्चन टू, आंसर टू, क्वेश्चन थ्री, आंसर थ्री, क्वेश्चन फोर, सर मेरे सिलेबस में नहीं था। या तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? Absolutely. और ये होती है जिंदगी। अगर अगर आपने एचआर पढ़ा है और आपको, से फॉर एग्जांपल, आपने मैन पावर प्लानिंग का नाम नहीं सुना, मुझे दिक्कत है। तकलीफ कर। सच। आपको टैलेंट मैनेजमेंट मालूम है, लेकिन टैलेंट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है, होती हैं, आपको वो नहीं मालूम। नहीं, माय प्रोफेसर लेफ्ट, एक्सक्यूज मी, आपके पास तो मेरे किताब थी क्वेश्चन में ना? नहीं है। एग्री। आपके पास तो किताब थी। करेक्ट। मुझे मुझे मेरे तक तकलीफ और बढ़ जाती है अगर 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 ऐसे कोई कैंडिडेट आते हैं और वो पोजीशन टैलेंट मैनेजमेंट में हो, हम्म। तो मैं क्या बात करूं उनके साथ? बिल्कुल। और उसके पहले शायद जो कैंडिडेट मुझसे मुझे मुझे बता भी चुके होंगे, नहीं मुझे यही करना है, मुझे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी, तब कहीं पे तो भाई 2+2 हो नहीं रहा है, 2+2 6 हो रहा है अभी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सर, अब अभी इसके आगे के स्टेप में चलते हैं। तो मैं आपके पास इंटरव्यू देने आ गई। जी। ओके। तो पहली बात तो, एक ह्यूमन रिसोर्स टीम को, एक रिक्रूटमेंट टीम को एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और आपके अनुभव में कहाँ कुछ लैकिंग या कमी आ जाती है? हम्म, देखिए, इंटरव्यू में कुछ किरदार होते हैं, तो पूरा इंटरव्यू का नाटक में एक हाँ। से चलो कैंडिडेट बन गए, हम्म। दूसरे इंटरव्यूअर बन गए। ठीक है, अब जी। इंटरव्यूज कई तरह के होते हम्म। हैं। एक एक तो जस्ट क्या, जस्ट जस्ट डिस्कशन जो आप और मैं कर रहे हैं, जी। एक गप्पा सेशन होता है। हम्म। ओके, हम्म। जनरली गप्पा सेशन होता है, लेकिन जी। थोड़ा सा बाद में होता है, जब जी। कैंडिडेट मोर और लेस सिलेक्टेड होता है, जो हम कॉमन लैंग्वेज में राउंड 3 राउंड 4 कभी कभी बोल देते हैं हम। हम्म। कोई ऐसा राउंड नहीं होते इंटरव्यू के, वेरी ऑनेस्ट होते भी होंगे, लेकिन हम्म। हर एक इंटरव्यू का मकसद, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर राउंड ऑफ इंटरव्यू वो अलग होता है। हम्म। अगर वो एब्सोल्युटली फर्स्ट इंटरव्यू है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ये पहली बार बात कर रहे हो, हम्म। फॉर सेक ऑफ आई मीन सिंप्लिसिटी, हम ये सोचते हैं चलो फेस टू फेस की बात हो रही है। बात जी। कोई भी तरीके से हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, या अभी बहुत सारे एआई की यूज हो रही है, तो आप कंप्यूटर के साथ बात कर रहे हो, लेकिन या। वो कंप्यूटर जी है, वो कोई इंसान नहीं है।
हाँ जी, लेकिन लेकिन सही बात है। लेकिन वो आपको जो सवाल आइदर पूछ रहे हैं या आपका स्क्रीन में सवाल आ रहा है, जवाब आप दे रहे हो, जी। ये बहुत सारे, ये सब टेक्निकलिटी, ये बहुत सारी चीज होता है। लेकिन अगर आप, वो आपका पहला इंटरव्यू, तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन ये जानने की कोशिश करेगा कि आपकी मैच कितना है पोजीशन। हम्म। तो जी। तो उसमें शायद आपका टेक्निकल क्वेश्चन, जो आपका फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, ये शायद बहुत ज्यादा हो सकता है। हम्म। अगर आप वो राउंड क्रॉस कर गए, तो देन मोस्टली मोस्टली आप आपका जो आपका हायरिंग मैनेजर है, शायद आप जिनके साथ काम करोगे, हम्म। शायद उनसे मिलने का आपको मौका मिले। हम्म। ठीक है। वहां पे आप देखोगे कि क्वेश्चनिंग पैटर्न थोड़ा अलग होंगे, क्योंकि हम्म। जब ये इंसान आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उनका उनका जो सवाल पूछने का मतलब ये है कि ये टेक्निकलिटी तो ठीक है क्योंकि पास करके आया है, मेरे टीम में हम्म। कितना फिट है, हम्म। जो काम मुझे इनसे करवाना है उसके लिए ये कितने काबिल है, ये कितने फिट है। और जी। थर्ड, अगर आप वो राउंड भी क्रॉस हो गए, देन जनरली वो होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने fit हैं। ठीक है। जी। तो ये इंटरव्यू शायद कोई थोड़ा सा सीनियर लेवल में हो सकती है, somebody हायर इन द हायरार्की, और somebody who is trained, जो, और इस इंटरव्यू के सवाल जनरली आपके आपके प्रेफरेंस के ऊपर हो गया, आपका हॉबीज क्या है, क्या करना चाहते हो, है ना। हम्म। तो इसमें अभी मैं एक बताता हूँ कि कोई भी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जी। राइट। बेसिकली क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स इन एन इंटरव्यू, ASK। हम्म। ओके। तो उसको इसको अगर हम थोड़ा एक्सपैंड करें, ASK को, पहली बात, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स, के का मतलब होता है नॉलेज। राइट। आपका ज्ञान क्या है, आपका नॉलेज क्या जी। जी। है। अब नॉलेज, आपका जो सर्टिफिकेट है वो तो दर्शाता है, लेकिन उसी को थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर हम्म। लेते हैं कि आपके हम्म। कॉन्सेप्ट, दैट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल लेवल। या। एस का मतलब स्किल, आपका जो नॉलेज है एक सिचुएशन में वो आप कैसे काम में लाते हो, दैट इज कॉल्ड स्किल। या। ओके। तो अगर कोई आपका आपका स्किल टेस्ट कर रहा है, मतलब वो आपको कुछ सिचुएशंस दे रहे हैं, या फिर कुछ हम्म। पुराने पूछ रहे होंगे कि आप ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया था, तो आपने कैसे किया था। जी। वहां पे आप क्या जानते हो, कितने थ्योरम्स जानते हो, कितने फॉर्मूला जानते हो, वो मटेरियल है, आपने वो काम में कैसे लगाया, दैट इज स्किल। एंड देन जी। कम्स द एटीट्यूड, ए। एटीट्यूड का मतलब उस नॉलेज को हम कितने मर्तबा स्किल में कन्वर्ट करेंगे इन माई वर्क प्लेस। मैं जानता जी। हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मेरा करने करने का मन ही नहीं है, तो क्या वो कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। दैट विल शो कि आपका एटीट्यूड में शायद कुछ कमी है, क्योंकि आपको आता है लेकिन आप ये करना नहीं चाहते, राइट। ये चीज आप ध्यान में रखना। सवाल सुन के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्या ऐसे कर रहे हैं। और रही बात इंटरव्यू की पूरा लॉजिस्टिक्स की, जो HR टीम जनरली कर लेती है, तो बेस HR टीम इंटरव्यू वैसे अरेंज करती है बेस्ड ऑन इस ऑर्गेनाइजेशन में उस इंटरव्यू का मकसद क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर दैट इंटरव्यू। ओके। क्या बिल्कुल सही, क्या बिल्कुल मैंने सही। क्या मैंने बहुत कंफ्यूज कर दिया सबको। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप एक बार समराइज कर लोगे, तो अगर हमारे सुनने वालों में से कोई एक भी ऐसा रहेगा जिसको नहीं पता चला होगा, वो समझ जाएगा। ओके, कोशिश करता हूँ कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो सारे इंटरव्यू एक जैसे नहीं होती। और हम्म। अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बार बार 2-3 बार इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप ये जी। तो आप ये देखना, ये आपको पता भी चल जाएगा कि हर इंटरव्यू के स्टेज में सवाल थोड़ा अलग होंगे। जी। तो जो मैंने, लेकिन पूरा इंटरव्यू में, और ये कुछ भी लेवल पे हो, हम्म। इवन सीनियर लीडरशिप हायरिंग में भी, हम हम्म। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपका नॉलेज क्या है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, हाँ। जो भी फील्ड में हो। हम्म। अगर आप इंजीनियर हो, कोई, चलो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपको क्या हम्म। बेसिक ऑफ मैकेनिक्स आती है। राइट। आ, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, अगर हाँ। आप HR के बंदे हो, तो क्या आपको हम्म। HR के थ्योरीज मालूम है। जी। बिकॉज दैट इज द बेस। राइट। आपका सर्टिफिकेट वही बताया जाता है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, राइट, हम्म। लेकिन मैकेनिक्स तो आना चाहिए ना थोड़ा बहुत। दैट इज द पॉइंट। जी। 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 आप नॉलेज लेके आ गए, लेकिन सिचुएशन में आपको नॉलेज लगा नहीं पा रहे हो। हम्म। अगर मैं क्रिकेट के एग्जांपल दूं, तो आपको लॉन्ग शॉट या ऊंचा शॉट का बहुत अच्छा मारते हो, लेकिन अगर आप हम्म। अगर एक स्लो बॉल में अगर आप ऐसे शॉट मारे, तो कैच तो हो ही जाओगे हाँ। ना। और ये तो और टी रोल्ड ट्वेंटी, आउट भी हो जाओगे साथ में। वो तो हम T20 में कितने बार देख भी रहे हैं, एक स्लो बॉल गए, राइट। राइट, तो सो वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। और थर्ड, हाँ। अगर आज मुझे खेलने का ही मूड नहीं है, हम्म। तो कुछ भी बॉल है क्या, मैं क्या खेलूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं आउट के घर जाऊं। आज सोने का मूड है, दैट इज द एटीट्यूड। करेक्ट, करेक्ट। तो बहुत बार ये होता है कि जब भी स्पेशली द नॉट द सीनियर लेवल एचआर, बट द एचआर टीम में जो इनिशियल ऑपरेशंस करते हैं कैंपसेस के साथ, इनिशियल कोऑर्डिनेशन करते हैं, द CHROs एंड द टॉप एचआरस कम इन
बट एट अ लिटिल लेटर स्टेज. ओके, सो इनिशियली लाइक मेरे को भी शुरू शुरू में जब मैं इस प्रोफेशन में एंटर की थी, और जब अलग अलग एचआर से हम बात करते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि इनिशियल स्क्रीनिंग लेवल पे एक सीवी स्क्रीन किया गया, और उस एचआर ने, उस मिडिल या जूनियर एचआर ने वो सीवी आगे फॉरवर्ड किया, और बाद में इंटरव्यू में सीनियर पर्सन से हमें पता चलता है कि बाबा ये प्रोफाइल मिसमैच है. एंड वी रियलाइज कि ओ यू नो द कोऑर्डिनेटिंग एचआर, नॉट एनीबॉडीज फॉल्ट, बट कोऑर्डिनेटिंग एचआर को खुद अपने जॉब फंक्शन की जेडी नहीं पता, जिस तरह इधर टीपीओ नहीं को नहीं पता थी, या फिर उसकी वजह से वो बच्चे को नहीं पता थी. तो ऐसे जी बहुत बार होता है कि नहीं पता कि अगर मैं एचआर इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ तो कम से कम मुझे पीएफ का फुल फॉर्म आना चाहिए. जिस तरह इधर नहीं पता, उस तरह उधर भी बहुत बार नहीं पता होता है. अनइंटेंशनली सही, बट देर इज दिस गैप ऑन बोथ साइड्स. यस यस So this is my observation, sir. So इट I हैपेंस. mean, दैट्स आप व्हाई आई एम सेइंग हाँ, कि इवन वी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, हमको भी वो वो अपना बैक ऑफ द हेड में रखना चाहिए कि चलो एक कैंडिडेट आ गया तो बिठा के रखे, चलो यार अभी इसको बोला, अच्छा ये इंटरव्यू नहीं है, मैंने तो टाइम भी ब्लॉक नहीं की थी, किसी और से मिला दो. जब करेक्ट. एक मैं दोहराता हूँ, इंटरव्यूइंग इज अ वेरी सीरियस प्रोसेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से. शायद ये कैंडिडेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये पहली बार आए और शायद आखिरी बार आए, तो आप उनको क्या एक्सपीरियंस में छोड़ते हो, ये आपके हाथ में है. मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बराबर दैट बोल रहे हो सर. या दैट मोमेंट ऑफ ट्रूथ, और एज्यूमिंग एवरीथिंग इज फाइन. इंटरव्यूइंग में भी एक इंटरव्यू के दौरान मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे कलीग को ला रहा हूँ. मैच मेकिंग कहूंगा तो थोड़ा अलग अलग आई नो, अलग डायरेक्शन में साउंड जाएगा, करता है. बट इट इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ, इट नीड्स दैट अमाउंट ऑफ सीरियस. एंड इफ आई एम द रिपोर्टिंग मैनेजर, अगर मैं हायरिंग मैनेजर हूँ, अगर अगर ये पोजीशन मेरे टीम में है, तो और भी ज्यादा है. बराबर. मैं जिस इंसान से मिलने जा रहा हूँ, अगर मैंने उनका सीवी ही पहली बार देख रहा हूँ, तब तो दिक्कत है. तब दिक्कत है. और वो भी इंटरव्यू के दौरान, तब दिक्कत है. सर और एक चीज है जो एक्चुअली सिर्फ कंपनी नहीं पर दोनों एंड से होती है. टीपीओ ने कैंडिडेट को आधे घंटे पहले बताया कि आधे घंटे बाद आपका इंटरव्यू है. जी जी. ऑब्वियसली कैंडिडेट लेट पहुंचा, हम्म, सीधी सी बात है. कैंडिडेट को एक दिन पहले बताया था, लेकिन उसने ट्रैफिक, बारिश, कैजुअलिटीज को नजरअंदाज करके वो एकदम कट टू कट टाइम पे निकला, इसलिए वो लेट पहुंचा. वहां गया और उसका इंटरव्यू 11 बजे स्केड्यूल था. गलती से उसको जरा जल्दी बुलाया फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस, और उसको 4-6 घंटा बिठा के रखा. इट हैपेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स. हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक इंसान किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है अपना स्केड्यूल करने के लिए और अपनी चीजें करने के लिए. बहुत बार ऐसा बिल्कुल. भी होता है. ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आज मैंने 10 लोगों को एज अ कंपनी इंटरव्यू किया है, तो हर एक को पर्सनलाइज फीडबैक देना इम्पॉसिबल है. जी बट सर, हम थोड़ी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हो सके उतना नहीं भी सिलेक्ट किया हो. आजकल कंपनीज एक बहुत अच्छा काम करती हैं कि अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ कैंडिडेट, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गोइंग अहेड विथ योर प्रोफाइल, ये तो बोल देती हैं, बट थोड़ी एक लाइन में रीजन भी बता देते हैं अगर उनको टाइम मिलता तो. स्पेशली एंट्री लेवल के लोगों के लिए, आई विल नॉट से कि सीनियर लोगों के लिए या 2 साल एक्सपीरियंस के लिए, बट एक फ्रेशर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने बहुत सारे हम्म, टीपीओ को ये भी हम्म. कहते सुना है कि हमें बता तो दिया कि अदिति रिजेक्ट हो गई है, संजीव सर सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अदिति क्यों रिजेक्ट हुई है ये नहीं पता. सिर्फ इतना कम्युनिकेशन खराब था. बट कम्युनिकेशन में क्या खराब? हाँ. मतलब इट इज नॉट गुड. पॉसिबल. अगर आपने नो, 50 गुड. लोगों का इंटरव्यू लिया है तो इट इज नॉट पॉसिबल. आई नो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. लेकिन क्या हम इस फीडबैक का, इस रिफ्लेक्शन का कोई छोटा सा रास्ता अगर बनाने की कोशिश करें, तो एटलीस्ट ये जो विद्यार्थी है जो ट्रांजिट में, उनको हेल्प हो जाए. बेशक आप 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को ना बोलो कुछ. मेरे ख्याल से एक्चुअली ये मैं ऐसे बताऊंगा कि कुछ देशों में ऐसा रूल्स है, अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको उनका रिजल्ट देना पड़ता है. दिस इज द रूल इन पर्टिकुलर कंट्री, द हाँ. लॉ. ऑल सीरियसनेस में एक बहुत लूज कमेंट मार रहा हूँ, बट मैं बहुत सीरियसली मार रहा हूँ. कभी कभी लगता है कि ये जब तक चलता है, कैंडिडेट आके नहीं पूछता, कॉलेजेस आके नहीं पूछते, चल जाता है. नहीं, देखो, कोई भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का देयर आर रीजन. जनरली रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि एंट्री लेवल पोजीशन की, अगर मैं हाँ, मैं भी फोकस एंट्री करूं, लेवल पोजीशन की बात कि करी. शायद देयर वाज अ बेटर कैंडिडेट. हम्म. हाँ जी. शायद दिन कैंडिडेट में एक दो चीज कम पड़ी, या फिर एक दो सवाल वो बोल नहीं पाए, या एक दो हम्म. सवाल वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए. जी. तो अब ये ये अगर हम बता दें कैंडिडेट को, कैंडिडेट के लिए बहुत हेल्प होगा और अब सही हो ये के लिए. इसके लिए हमको
बहुत एक ऑब्जर्वेंट इंटरव्यूअर होना। और हम्म। एक ऑब्जर्वेंट इंटरव्यूअर के ऑल्सो मतलब टू बी एबल टू राइट या। डाउन माई नोट्स। तो लाइक एन ओल्ड स्कूल इंटरव्यूअर, अगर मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं नोट्स लिखता हूँ, क्योंकि मैं वो सीख के आया हूँ। हम्म। और सर जब जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो फीडबैक नहीं देती, बट ऐसी भी कंपनीज हैं जो फीडबैक देती हैं। जी। एंड अक्सर टीपीओ सुनते हैं कम्युनिकेशन खराब था, बट व्हाट डू आई डिफाइन कम्युनिकेशन एज? एग्जैक्टली इंग्लिश एग्जैक्टली। इज कम्युनिकेशन, या फिर द एबिलिटी टू आप अपनी बात सिंपल शब्दों में साफ तरीके से रख पाओ, बोलने वाला को पता है वो क्या बोलना चाहता है और सुनने वाले को समझ में आ जाता है, वो हम मराठी में कहते हैं ना, भावना पोचल्या। हाँ, तो व्हेन आई एम सेइंग कम्युनिकेशन खराब है, कम्युनिकेशन अप टू द मार्क नहीं है, जी। सो व्हाट डज द एचआर टीम अंडरस्टैंड, मतलब जब एचआर टीम कहती है कि ये कैंडिडेट का कम्युनिकेशन खराब है, तो व्हाट एग्जैक्टली शुड द टीपीओज इंटरप्रेट? हाँ। कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे भाई, हाँ। इंग्लिश सिखाना है, लोकल लैंग्वेज सिखाना है, या वे टू कम्युनिकेट सिखाना है, या पावरपॉइंट सिखाना है, प्रेजेंटेशन सिखाना है। हम्म। तो ये तो बहुत दिस बड़ा कंफ्यूजन है इवन टीपीओज में। मेरे ख्याल से पूछ लेना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कमी थी। अगर आप पूछोगे तो शायद आपको साइलेंस मिलेगा। हाँ, आई गेट इट, आई गेट इट, तो लेकिन मिला है साइलेंस, और दोनों एंड से मिला है, कोई एक एंड से नहीं मिला है। आई एग्री। तो इसलिए 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 मैं बोलता हूँ कि एज प्रोफेशनल्स हमारी भी थोड़ी फर्ज होती है कि टू गिव बैक, टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें करेक्ट। शायद, और इसके लिए टाइम नहीं लगता, कोई आपको रात जाके ये काम नहीं करना पड़ता है। जस्ट थोड़ा सा अगर हम माइंडफुली काम करें, पर्टिकुलरली एचआर टीम्स वंस अगेन, या। देन आई थिंक तो ये जो गैप है, ये दूरियां और थोड़ी नजदीक आएंगी बिटवीन द एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंड एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा सर, आपके लाइफ का सबसे मजेदार या हिलेरियस इंटरव्यू कौन सा रहा है? आई मीन कैंडिडेट टाइप, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, 25-30 साल से आप इस प्रोफेशन में हैं। तो एक तो हमें बताइए कि सबसे हिलेरियस या हंसाने वाला कैंडिडेट। लाइक मेरी लाइफ में एक कैंडिडेट ऐसा आया था जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक कैंडिडेट था, बैच चालू हो गई, सब हो गया, एक कैंडिडेट आया, बैठा, उसका पहला दिन था, और हम पहले दिन पे आई कंडक्ट अ वर्कशॉप, अपने आप को बेहतर जानिए, और इन हम्म। आवर लैंग्वेज स्वॉट एनालिसिस। सो क्या? कैंडिडेट मेरे सामने आके बैठा और मैंने कहा, आइए बैठिए, आई एम मुस्लिम। सो आई सेड ओके, आई एम हिंदू, आगे बोलो। आई एम मुस्लिम, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि माई नेम इज मुस्लिम, और मुझे ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि किसी का नाम भी ऐसा हो सकता है। सो दैट वाज द मोस्ट ओके। हिलेरियस थिंग, एंड उसके पीछे काफी लंबी कहानी है, बट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ओह हिलेरियस मैन, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग। हाउ ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। हम्म। ओके सर, आप बताइए कि आपने इतने सारे सीनियर और जूनियर पोजीशंस के इंटरव्यूज कंडक्ट किए होंगे, तो सबसे हिलेरियस मोमेंट या सबसे हिलेरियस दृश्य या सबसे हिलेरियस कैंडिडेट क्या रहा है, और वो कॉमेडी क्या रही है? ओके। कहते हैं लोगों को रुलाना आसान होता है, हंसाना मुश्किल, तो आज चलो कुछ लोगों को हंसा देते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा, हमने काफी सीरियस कॉन्वर्सेशन कर लिया, अब उनको थोड़ा हंसा देते जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हालांकि कि चलो मेरा हार्ड डिस्क उतनी इतनी भारी है नहीं, और इत्तेफाक से काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ मिला हूँ, मैंने ना मिलने के मौका मिला, जो अभी दे आर इन माई सर्कल एंड वी वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना। शायद हम साथ में काम नहीं कर पाए, बट रिलेशनशिप तो बन जाती है ना। हैं। हम्म। नहीं, एक कैंडिडेट ऐसा था, वो बेसिकली काफी साल पहले की बात है, वन ऑफ द फर्स्ट कैंपसेस हम उस जमाने में कर रहे थे इन एंड दैट वाज इन द टेलीकॉम सेक्टर। ओके। So now this candidate, mm, uh, he had come for marketing. ओके। Okay, I mean he applied for marketing, and that to marketing में जो position absolutely sales के लिए. हाँ। Okay, तो फिर उन्होंने फिर जो I mean जो and we were in a panel. हम्म। मैं था मेरे मार्केटिंग के हेड थे वहाँ पे, और मेरे ख्याल से मेरे फिनांस के हेड भी थे हम्म। ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट। सबने पूछा ठीक है भाई, चलो मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो? आई मीन मुझे सेल्स करना ही नहीं है। "अरे जी। भाई तूने अप्लाई किया? नहीं, मुझे सेल्स करना नहीं है। ओके, नाउ वी डोंट नो व्हाट टू आस्क। ठीक है, हाँ। तो ओके, तुझे क्या करना है? मेरा हॉबी है फिल्म बनाना, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा जॉब मिले, भाई तो मैंने तो ये वही टू अप्लाई। नहीं, मैं सोचे मुझे आपका ऑर्गेनाइजेशन मुझे अच्छा लगता है, आपका ग्रुप मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोचा कि ये काम हो जाएगा वहां पे। मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ हम वो जगह पे पहुंच गए थे कि भाई चलो, एक तो हम कंफ्यूज कि हम इनको कि हम इनका क्या करें? हम इनको दूसरा सवाल भी क्या पूछे, एंड इट इज अ मैथ, इट्स रिक्रूटमेंट हैपनिंग। हम उसको इमीडिएटली बोल सकते हैं कि नहीं भाई, अगर आप आपने अप्लाई किया नहीं है तो फिर चलो लेट्स कॉलेज शॉट। हम्म। बट हमको वो आई मीन, तो मेरे मेरे जो मार्केटिंग है थे, उन्होंने 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 उनसे बात करना चालू की।
कि ठीक है कैसे फिल्म फिल्म बनाते हो, नहीं एनिमेशन, ठीक है आप ये मार्केटिंग को मैं कैसे, आपने मार्केटिंग पढ़ा क्यों फिर? कोई और कोर्स नहीं था इसलिए। ओ माय गॉड। मैंने मैंने इंजीनियरिंग, मैंने आई थिंक इंफॉर्मेशन टेलीकॉम में मैंने इंजीनियरिंग की। मैंने एक बहुत अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हम्म। ओके एंड आई गॉट इनटू हम्म। इट, आई एम डूइंग वेल। बट हाँ। ना, दो चीज हो सकती है। हम्म। हमने उसमें क्या किया उस केस में कि चलो हमारे पास वो पोजीशन थी नहीं, तो हमने बेसिकली इट इज ऑल कर्सी टू माय सेल्स हेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, उन्होंने इसको कहीं और रेफर किया टू मार्केटिंग एजेंसी जो इस तरह की ब्रांड प्रमोशन वगैरह करते हैं, उनको उधर मिल गया। बट द क्वेश्चन दैट वी वर आस्किंग आंसर कि हम तो इसको भगा सकते थे ना, हमारी टाइम गई। बट हमको ये भी पता चला, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग बैक टू द कैंपेन वंस अगेन, शायद कुछ साल पहले, जो मैं कहानी बोल रहा हूँ ये 15-20 साल पुराना है, अच्छा। लेकिन आज के तारीख में, आज के हाथ में ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज है। हम्म। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन वही फिल्म बनाना आपकी कॉलिंग है, उधर फोकस हम्म। करो आप, मिल जाएगी। बराबर है। वेरी करेक्ट। एंड या इट इज अ वेरी वेरी ट्रिकी एंड अ कॉमेडी सिचुएशन, अगर हम इस सिचुएशन को विजुअलाइज करना चाहें इन द तो इंटरव्यू इंटरव्यूअर का सेटअप एक्सप्रेशन, इंटरव्यूई का एक्सप्रेशन, बाहर कैंडिडेट की लाइन लगी हुई है नेक्स्ट राउंड में कौन आएगा, एंड नो, देन और उसमें क्या, और उसमें आई एम सिटिंग इन द मिडल, ठीक है ना, एचआर का मैं ही हूँ। भाई तो तूने फोकस आपके ऊपर। भाई सीवी तो कैसे दिया, पहला सवाल ऑल फ्रॉम ऑल साइड्स टू मी, एंड कैंडिडेट तो मजा ले रहा है बैठ के। सही बात है, सही बात है। सर आपने क्या ज्यादा एंजॉय किया है, विद्यार्थियों का इंटरव्यू लेना, एमबीए का इंटरव्यू लेना, या फिर मिडिल या सीनियर मैनेजमेंट वैकेंसी फिलअप करने का इंटरव्यू? सीरियसली एज ए प्रोफेशनल मुझे फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेने में मैं बहुत मजा आता है, दो कारण के लिए। एक तो चलो वो जो थॉट्स या जो उनके विजन वो लोग लाते हैं ना, हाँ, वो है। वो काफी वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। हम भी काफी चीज सीखते हैं उसमें से, और राइट स्टूडेंट होते हैं कि वो बहुत फास्ट पैरेलल थिंकिंग कर सकते हैं। अगर अगर मैंने उनको एक सिचुएशन दिया तो मेरे जवाब में एक एक्सपेक्टेड आंसर रहता है कि मैं अगर इसी तरह की आंसर री आई मीन कि आंसर ऐसा आ सकता है इस कैंडिडेट से। हम्म। मजा तो, या मेरे एज एन इंटरव्यूअर मुझे कंफ्यूजन तो तब होती है कि जब वो कैंडिडेट बहुत ही एक एक अलग किस्म का आंसर उस सिचुएशन के लिए दे दिया, देता आउट ऑफ द बॉक्स। कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैं बहुत सीखता हूँ उन लोगों से कि अच्छा, कि ऑनेस्टली स्पीकिंग पैरेलल थिंकिंग कैसे होता है। और कुछ लोग हैं जो एकदम पूरा उसको, जो हम कमर्ली क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, एकदम प्रॉब्लम को वो लोग एकदम आई मीन पूरा 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 प्रॉब्लम का पुर्जा निकाल के हमारे सामने रख देते हैं। सो डेफिनेटली फ्रेशर्स के इंटरव्यू और फॉर दैट मैटर मुझे मुझे मौका मिलता है आप सबके मेहरबानी से कि थोड़ा सा मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ बच्चों के साथ हाँ। साल में कभी कभी, तो दोज आर वेरी वेरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर मी पर्सनली। सीनियर लेवल के इंटरव्यूज में काफी, ये नहीं बोलूंगा मजा नहीं आता है, मजा आता है। बट द अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट वी डू फ्रॉम द किड्स इज अमेजिंग। अमेजिंग, सीरियस बात है। सर, वन मैसेज टू द टीपीओ। जस्ट टू वर्ड्स, स्टे रेलिवेंट। वन मैसेज टू द कैंडिडेट। स्टे रेलिवेंट। वन मैसेज टू द एचआर टीम्स। स्टे रेलिवेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, आई डोंट नो हाउ मच आर डूइंग फॉर टाइम, बट देन टीपीओ के लिए प्लीज आप लोग ये जानिए कि कॉर्पोरेट को क्या चाहिए, और थोड़ा बच्चों को उस गाइड कीजिए। देखो चॉइस अल्टीमेटली बच्चों की होगी, उनको ये करना है या वो करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको इसके काबिल बना दो, नहीं, उनको आप सोचना सिखाओ, उनको आप डिसाइड करना सिखाओ। बच्चों के लिए जिंदगी आपकी, आपकी दोस्त की नहीं, कंपेयर मत करो। शुरू आप शायद एक प्लेन में करोगे, एक साल बाद आपकी जिंदगी की कहानी प्रोफेशनल जिंदगी की, पर्सनल तो हो ही सकता है, मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, आपकी इंक्रीमेंट, आपका जॉब रोल आपके दोस्तों से अलग होगा। टेक दिस फ्रॉम मी, करेक्ट। 20-20 साल बाद तो आप लोग एब्सोल्युटली अलग अलग जगहों पे रहोगे। एक ऐसा, अलग इंसान। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा सैलरी, उसका सैलरी ऐसा है तो इसलिए मेरा भी फर्स्ट जॉब में सैलरी ऐसा ही होना चाहिए। होता नहीं हो, अगर होता भी है तो अगले साल ये नहीं होगा, ये अपना ध्यान में रखो। और दूसरी बात, थोड़ी सी धीरज रखो भाई, ये लंबी कहानी है, ये T20 नहीं है। एब्सोल्युटली। जिंदगी एक लंबी रेस की है। एचआर टीम, वंस अगेन, द कैंडिडेट का एस्पिरेशन और मार्केट रियलिटी, ये मैच कराने का आई थिंक थोड़ा सा जिम्मेदारी हम पे भी आती है, और हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो रियलिटी है ये कैंडिडेट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है। तो ये काम शायद थोड़ा सा हमको डर
तो रेडी, हमने रेडी एब्सोल्यूट रेडी होके हम भी नहीं आए थे, आज के बच्चे भी नहीं आ रहे। गैप ब्रिज करेक्ट, कैसे करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। हाँ शायद हम दोनों की, कुछ अपने आप से और कुछ साथ साथ। बिल्कुल। एक मैसेज जो आप कॉलेज को देना चाहोगे और एक मैसेज जो आप ऑर्गेनाइजेशंस को देना चाहोगे, और एक हम्म, फाइनल मैसेज जो आप सोसाइटी एट लार्ज को देना चाहोगे या पेरेंट्स को देना चाहोगे। भाई मैं भी पेरेंट हूँ तो हाँ तो चलिए मैं कहूंगी एक कुछ मैसेज जो आप अपने आप को देना चाहोगे। कॉलेजेस को इन पर्टिकुलर की वही है कि हमारे कोर्सेज में आज आज भी रेलेवेंस की बहुत कमी होती है। हमारे कोर्सेज में भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो सर मेरे को लगता है हमारा और एक शो हो जाएगा। शायद, शायद, या शायद। और मैं और एक चीज बताऊंगा, या और ये चीज मेरे मेरे देश में देखा है, ये बाहर शायद उतना उतना आई मीन मैं इसकी इंपॉर्टेंस ना भी दूं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जो भी केस स्टडीज हम करते हैं ना, हम्म, ऑल आर नॉन इंडियन। वाई? जो भी हम रेफरेंस पॉइंट लाते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स का है, हाँ और सर, आवर एंगेजमेंट बेगानी इंडेक्स। शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स। या आई गेट इट। मेरे ख्याल से मेरी गुजारिश सारे अकेडमी से ऐसा है कि भाई केस स्टडीज आप बनाओ ना। हमारे देश में, हमारे आसपास में इतनी तरक्की हो रही है, इतने नई चीजें हो रही हैं, बट तो ये हम हमारे बच्चे को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? करेक्ट। और शायद और आज के तारीख में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर मैं बोलूँ, या टैलेंट की रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ, एमएसएमईज में है, वो स्टार्टअप्स में हमारे है। देश में, हाँ हाँ, हमारे स्टार्टअप्स में है। दूसरे, और दैट टू सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है उसमें है। एग्रो सेक्टर में टैलेंट की बहुत कमी हो रही है। हम्म, एचआर में तो है ही, आई मीन एचआर में छोड़ो, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही। मैं कभी कभी ये मजाक में बोलता हूँ, बट ये थोड़ा दर्दनाक कहानी है कि अगर मैं कुछ कैंपस में जा रहा हूँ और अगर मैं बोलता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो वहां पे हम्म, तो आधा गायब, क्योंकि लोगों को शायद आईटी में जाना है। हाँ बट आज का ग्रोथ इज इन मैन्युफैक्चरिंग, इज इन द इंडस्ट्रीज, राइट? सेकंड, और अगर मैं बोलूँ कि मैं सस्टेनेबिलिटी से बिलोंग करता हूँ एंड प्राउडली, तब तो शायद रूम में मैं और टीपीओ खड़े हैं, और मे बी द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। दैट इज इट। सर बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए वो ईओ वाला प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज उसकी अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। मैं जस्ट जस्ट आई थिंक ये थोड़ी देर पहले शिवम को यही बोल रहा था। पिछले 2-3 साल देख लो, आईटीईएस में क्या हो रहा है। डी करेक्ट। ग्रोथ, पीपल आर लूजिंग जॉब, वट एवर या मे बी द रीजन, राइट रॉन्ग। ग्रोथ कहाँ पे हो रही है? तो क्या जो जो सेक्टर श्रिंक हो रहा है मैं वहां पे जाऊं, या जो सेक्टर बढ़ रहा है मुझे उधर फोकस होना चाहिए? चॉइस आपकी, है ना? करेक्ट। तो आई थिंक कॉलेज, कॉर्पोरेट से, हम ऑर्गेनाइजेशन से, हम एकेडमी की तरफ जरूर देखते रहते हैं कि भाई थोड़ा केस स्टडीज तो बने, हमको उनसे सीखना है। एकेडमिया में नया क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है वगैरह। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो सकता है वो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आप आओ तो हमारे पास। करेक्ट। तो हाँ इट इज या, बोथ द एंड्स। कमिंग ऑन टू द पेरेंट्स वंस अगेन, सोसाइटी। सोसाइटी, द पेरेंट्स, बच्चे हमारे हैं, ख्वाहिश हमारी है बिल्कुल, लेकिन जिंदगी तो उसकी है ना। तो उनको उनको जो डिसाइड करना है अपने जिंदगी के लिए, तो वो करने दो। एज पेरेंट्स हम हेल्प कर सकते हैं। एंड प्लीज, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, ये बहुत आसान भी है मेरे लिए बोलना, और कभी कभी ये थोड़ा सा रियलिटी भी ये करती है कि आई मीन आई हैव टू टीम, वन इज गोइंग टू कॉलेज दिस ईयर, द अदर वन विल गो इन 2 years। लेकिन ये हो जाते हैं, तो चॉइस उनकी होनी, जिंदगी उनकी है, एब्सोल्युटली, क्या एब्सोल्युटली, बनना है। एब्सोल्युटली। अगर हम हमारे तरफ से उनको जितना हेल्प करना सकते हैं हम वो करें। मैं और एक चीज बोलूंगा, बच्चे को छोटे से ही अगर कहीं पे गिर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वो दर्द महसूस करने दो, 100%। बाद में काम आता है, बहुत और सच जिंदगी बोला, में होंगे। सच बोला, सच बोला। आप उनको जिस कॉलेजेस में देखना चाहते थे शायद वो ना जा पाया हो, किसी भी कारणवश, किसी भी कारण, जिंदगी सच में। खत्म नहीं हुई ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया बाबा, आपके साथ बात कर रहा हूँ। करेक्ट, एग्जैक्टली। एक बहुत ही फेमस लेखिका है, उसने अपनी बुक के एक बिगनिंग में 2002 की रिलीज है, जहां पर उसने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट अपनी किताब में की थी, दैट द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। इन हिंदी इफ आई ट्रांसलेटेड, तरक्की कभी भी पूरी नहीं होती। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमारी तरक्की हो गई है, क्योंकि तरक्की का रास्ता इज अ कंटिन्यूअस, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। या तो हम जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर हम अपना तरक्की का रास्ता बनाएं, या फिर हमने जगह ढूंढ ली है और हम सोच रहे हैं कि ये रास्ता, ये जगह जो हमने ढूंढी है वो सही है, या हमें उस जगह को बदलना चाहिए या दूसरी ढूंढनी चाहिए। या फिर हमने डिसाइड कर लिया है कि हाँ यही एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी तरक्की को अ, एक शुरुआत दे सकते हैं और उस रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम उस जगह को साफ कर रहे हैं कि हमारा
प्रोफाइल या हमारा प्रोग्रेस बिल्ड करने के लिए उस जगह को साफ सुथरा करके ठीक करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उस रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हम मिडवे पहुंच जाते हैं, आधे रास्ते पहुंच जाते हैं, फिर पता चलता है एनवायरनमेंट बदल गई है, रिक्वायरमेंट बदल गई है, जरूरत बदल गए हैं, सब बदल गया है, तो फिर हमें अपने आप को फिर से एक रास्ता शायद थोड़ा पीछे हटके वापस आगे जाने का रास्ता बनाना पड़ता है। सो इट इज सेड दैट द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड सक्सेस या फिर क्या बोलते हैं, तरक्की इज वेरी पर्सनल। माई डेफिनेशन, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन आपकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। तो वो कहती हैं सक्सेस इज एज पर्सनल एज अ टूथब्रश। I have some questions from students. मेरे पास बच्चों ने कुछ सवाल दिए हुए हैं। When I told them कि हम ये conversation करने वाले हैं तो they were all very excited. And जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ सर, ये मेरे पर्सनल क्लाइंट्स या बच्चे भी हैं जिनको मैं कोचिंग करती हूँ, और ये मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चे भी हैं जहाँ पर मैं काम करती थी और करती हूँ। तो सर, वर्स्ट इंटरव्यू आंसर यू एवर गॉट? I know it. ओके। वन स्किल यू फील कैंडिडेट्स फेक अबाउट द मोस्ट? जो शायद सबसे जरूरी है उस अ, उस अ, अ, उस जॉब प्रोफाइल के लिए, एक तो ये प्रोजेक्ट का लीड नहीं कर रहा था, क्योंकि ओके। दूसरे दूसरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे 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 ये इसलिए लगता है कि ये शायद सबसे बड़ा फेकू जवाब है, क्योंकि हाँ। आप दूसरे सवाल पूछोगे तो ये कितना इसका ट्रुथ आ जाती है बाहर इमीडिएटली। अच्छा सर, इफ एज एन एचआर प्रोफेशनल आप अपने साथ एक लाई डिटेक्टर रख सकते थे, तो आप कौन से सवाल का जवाब सुनने से पहले वो लाई डिटेक्टर यूज करते? इसी सवाल पे क्या ओके। किया वो बताओ। अच्छा सर, वन रेड फ्लैग दैट यू spot in first 5 seconds of the interview? मे बी कैंडिडेट का सीरियसनेस फॉर द इंटरव्यू। ओके। सर, 3 क्वेश्चंस है, एक सेगमेंट जिसको हम अगली वाली कहते हैं, जिसका नाम है करियर ज्ञान विद एचआर। हालांकि आपने हमेशा प्रैक्टिकल इनपुट्स और प्रैक्टिकल वैल्यू दी है, बट इस सेगमेंट को हमने करियर ज्ञान विद एचआर का टाइटल दिया है। सर, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्क इज लाइफ एंड लाइफ इज वर्क, इट इज बैलेंस्ड एनीवे। ओके। ऑलराइट। अगर अगर आप वर्क को एज अ वर्क नहीं ले रहे हो, अगर आप कोई भी काम है जो जो काम आपने चुना, आप उसको अगर अपना ही आई मीन उस काम को अगर आप अपनाते हो, तो वो वर्क वर्क नहीं होती, तो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। और सिमिलरली वर्क और लाइफ का बैलेंस घड़ी पकड़ के नहीं होता। ओके। अगर मेरे पास कोई हॉबी नहीं है तो मैं रिज्यूमे में क्या लिखूं? वो और भी हॉबी नहीं है। लिखना कितना जरूरी है? हॉबी लिखना इसलिए थोड़ा जरूरी हो जाए, ओके हॉबी नहीं है तो इंटरेस्ट तो होगा। कुछ चीजों पे तो हमारी आई मीन कुछ चीजों पे तो हम ज्यादा टाइम शायद स्पेंड करते रहते रहेंगे, कुछ और पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाय पीना पसंद है तो चलो दिन में तो मैं कम से कम 4-5 कप चाय पीऊँ, शायद 1 कप कॉफी पी लूँ कभी कभी, तो वो लिखो ना। वो वो लिखने की जरूरत इसलिए होती है कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी आपको एज अ पर्सन, एज अ कैंडिडेट, एज अ ह्यूमन बीइंग आपके इंसानियत को पहचाने। ओके। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, एक्सपेक्टेड सैलरी। सर, क्या लिखूं? आप जितना दोगे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। अ, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन। हाँ, बट थोड़ा तो हम लाइट तरीके से लेके नहीं, आते हैं ताकि हमारी मैसेज भी पहुंच जाए। ट्रू ट्रू ट्रू, इसलिए देखो, मैं तो टेबल के इस तरफ में बैठा हूँ ना, आप जब मुझे मिलने आओगे एज ए कैंडिडेट, आप तो टेबल को उस तरफ रहोगे। हाँ जी। तो इसीलिए अगर आप मुझे बोलो, मुझे जो देखना चाहिए आपके आपके उस पॉइंट में, जरूरी कि अगर आप मुझे बोलो कि आप जितना दोगे तो मुझे तो खुशी सबसे बड़ी होगी। लेकिन लेकिन हम्म। वही है कि अगर आपकी जरूरत है एक पर्टिकुलर नंबर, वो आप बताओ, बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर बात करेंगे नहीं, और वो पूरा एक टैबू है। हालांकि कभी कभी हमारे लिए टैबू बन जाता है सैलरी की बात करना। रे फ्रेशर है, कल का बच्चा कॉलेज से आया है, अभी तो सीखेगा, तो हम्म। अभी से इतना सैलरी मांग रहा है। वो आपके दिमाग में रखो, थोड़ा रिसर्च कर लो कि आपके जॉब में इसी तरह की कंपनी में कितना मिल सकती है, और इसके ऊपर आप खुला बात करो। कोई हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, बहुत सही कहा सर आपने। एंड या एक एचआर का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है टेल मी इंटरव्यू अबाउट में योरसेल्फ। पूछने के लिए? टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट हैव यू टू से अबाउट अपने आप को आज से 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो? ये क्वेश्चन की क्या अहमियत होती है? हाँ जी। और ये क्वेश्चन एचआर पूछते हैं, बट ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लाइन मैनेजर, क्योंकि उससे कैंडिडेट की थॉट, उसके करियर के ऊपर उसका क्या सोच है वो पता चलता है। और अगर हमने सीरियसली सोचा नहीं, हम्म, हाँ। ये क्या नाम है, ये सड़क हमें जहां ले जाएगा, रास्ता हमें जहां ले जाएगी, हम उसी से खुश है,
ये भी एक चॉइस है। अगर वो चॉइस आपका है, वो आप बोलो कि वो रट के मत आना कि 5 साल बाद मैं अगर मार्केटिंग का हूँ तो 5 साल बाद मैं मुझे हेड बनना है, आप बनोगे भी नहीं। और और आपके सामने वाला डर भी जाएगा ये जवाब सुन के। तो थोड़ा आपको जो सही लगता है आप वो बताओ और रेलेवेंट लगता है। मैं सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर सकती हूँ। पकड़े गए तो नौकरी चली जाएगी। अच्छा दीदी, अभी अभी आपने तो सवाल बहुत पूछ लिया मुझे, तो अभी मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? श्योर श्योर, मैं कोशिश करूंगी पूरा पूरा और सही सही जवाब देने की। ओके ठीक है, हम अभी वो ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ। लेकिन हमें आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। एज ए टीपीओ, हम्म। आपका आपका केआरए बोलिए, केपीआई बोलिए, क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेसमेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेनफुली प्लेस्ड? सर, मेरी टीम के लिए द सेकेंड ऑप्शन, बट बहुत सारी कॉलेजेस के लिए फर्स्ट ऑप्शन। ओके। वो मुझे पर्सनली सही नहीं लगता, बट देन इफ द मैनेजमेंट वांट्स इट, आई थिंक। नो, कैन अंडरस्टैंड। बिकॉज आप लोग। गेनफुली प्लेस्ड विल बी क्वांटिफाइड करेक्टली, रादर देन हमने 100 में से 50 बच्चे प्लेस कर दिए या 80 प्लेस कर दिए। बिकॉज इफ आई अगर मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके जाती हूँ, तो मैं एक पीजीडीएम एन एचआर हूँ, एंड मैंने 100 में से 50 प्लेस कर लिए, लेकिन वो 50 में से एक एचआर को एमआईएस में डाल दिया और बोल दिया प्लेसमेंट कर लिया। तो दैट इज नॉट सो गेनफुली प्लेस्ड इज, अकॉर्डिंग टू मी, दैट शुड बी द केआरए एंड केपीआई, हालांकि सब जगह पैसा नहीं। कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि हमारे रैंकिंग एबीसीडी है, और जनरली वो लोग फर्स्ट, सारे कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रादर 1 to 5 ही रैंकिंग होती है, एनएससीआर ये जो भी का। कितना ट्रूथ है सर इसमें? सर 100% प्लेसमेंट इज रबिश। एडमिशन काउंसलिंग के लेवल वाली बात है, वहां से शुरू होके वो कहानी पता नहीं कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। 100% प्लेसमेंट्स, आई बिलीव, मेरे 15-20 साल के एक्सपीरियंस में इम्पॉसिबल। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में 100 में से 10 बच्चे ऐसे आए हैं जो 25-25 इंटरव्यू के बाद भी, री काउंसलिंग री मेंटोरिंग के बाद भी नहीं क्रैक कर पाते। मैंने खुद कैंडिडेट्स को 25 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज दी है, 26 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज दी है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मैंने एक कैंडिडेट को दी है मेरी करियर में 33 कंपनीज में, लेकिन समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। सो 100% प्लेसमेंट तो इट्स रबिश। संजीव सर, एक बात कहना चाहूंगी जो मैंने कहीं पढ़ी थी। एक लेखिका ने लिखी थी, मुझे पढ़ने और लिखने का बहुत शौक है, क्योंकि मेरी भी पहली किताब रिलीज हो चुकी है और दूसरी और तीसरी इन प्रोसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान तीन टाइप के होते हैं, या फिर मैं कहूँ एम्प्लॉयज तीन टाइप के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज समबडी हु इज इन द वेल। हम्म। ओके, लोग जो वेल में जीते हैं, जो हमेशा दूसरों की वैलिडेशन सीखते हैं, चाहे वो कलीग्स की हो, चाहे बॉसेस की हो, चाहे एम्प्लॉयज की हो। तो यू आर इन द वेल, आप हमेशा दूसरों की वैलिडेशन, दूसरों की हाँ जी या हाँ तुम, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, ये मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं किसी और से वैलिडेशन सीख रही हूँ। हालांकि फॉर्मल एनवायरनमेंट में वैलिडेशन की जरूरत होती है, बट आई थिंक नॉट एवरीवेयर सम कॉन्फिडेंस हमें अपने आप में भी होना चाहिए, स्पेशली आज की पीढ़ी को। बिकॉज वो लोग जरा जरा सी बात पे एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, उनका हम्म। मोटिवेशन बाहर से आता है। हमारी टीचर, मेरा बॉस मुझे मोटिवेट नहीं करता। तो एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो इन द वेल रहते हैं। दूसरे हम्म। रहते हैं कंफ्यूज्ड वाले, इन द वेब, वो हम्म। परमानेंटली कंफ्यूज रहते हैं। हम्म। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहते हैं जिसके अंदर कोई वेल होता है, जो वेल में नहीं रहते, उनके अंदर एक वेल होता है, जहां पर वो खुले से सांस ले सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्शन is when you have a well inside you, as एब्सोल्युटली। compared to staying in the well where you are continuously seeking more. मेरे टीचर मुझे मोटिवेट नहीं करती, मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ये बच्चों का बहुत देखा है मैंने कॉलेजेस में। मेरा बॉस मुझे मोटिवेट नहीं करता, तो मेरे को काम टाइम पे कैसे कंप्लीट करूं, मेरे से नहीं होता, बिकॉज वो मुझे मला शाबाश की देत नहीं। हम्म। हम्म। एंड तीसरा जो परमानेंटली कंफ्यूज है, अभिमन्यु किस चक्रव्यूह में फंस गया है तो ये तीन टाइप के कैंडिडेट्स देखे हैं मैंने, पहले तो लोग देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं, कैंडिडेट्स देखे हैं, और एम्प्लॉयज भी देखे हैं। तो आई थिंक हमें उस कैटेगरी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी सक्सेस स्टोरी मैनेजमेंट ट्रेनी से सीईओ तक जाने की बजाय उस डायरेक्शन में जानी चाहिए, जहां हम ये वेब और वेल में से निकल के अपने अंदर एक वेल बनाए, ताकि हम सांस ले सके, सवाल पूछ सके, जवाब मांग सके, और एक अच्छी लाइफ बना। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। आई थिंक हम इस शो को यहाँ एंड करेंगे। अप टू स्किल्स टीम को थैंक यू बोलेंगे हमें चांस देने के लिए, एक पीस ऑफ सेक्रेटनेस इस स्टूडेंट कम्युनिटी को, कॉलेजेस को, कॉर्पोरेट्स को देने के लिए। तो पहली बात तो थैंक यू सो मच एप्पल स्किल्स टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे सारे सुनने वाले को, जो लोग हमें आज सुन रहे हैं,
जिन लोगों के मन में शायद और भी सवाल उठे होंगे हमारी कॉन्वर्सेशन जान के। एंड संजीव सर, आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि मुझे आप जैसे सीनियर प्रोफेशनल के साथ बात करने का मौका मिला। एंड शिवम जी एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ अपटू स्किल के कुछ सच्चाइयां बताने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सो उसके लिए शुक्रिया। एंड संजीव सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो एंड आई मच। होप सबने सीखा, एंड आई होप हम मिलके, अप टू स्किल्स मिलके सबकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश हमारी सही रहेगी।